हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आर यू ऑल हियर? क्या हाल है सर? क्या हाल है? राम राम सर जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है? ओके। ओके। किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है सर। क्लॉज जो है ना वो सेमी कोलन से खत्म होता है, लेकिन सब सेक्शन जो है ना वो फुल स्टॉप से खत्म होता है। करेक्ट। करेक्ट। अब ठीक है तुम लोगों को आवाज? चलो, we'll get started with the class. We will start our today's class. Today is our second lecture and we will be finishing our first chapter. फिनिशिंग सर? मतलब इतनी जल्दी खत्म नहीं? फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो सारा आज हम पढ़ करके खत्म करेंगे। आज की क्लास आपको अपने फाउंडेशन की याद दिलाने वाली है, जो तुम फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट वाला फिफ्थ चैप्टर, लास्ट चैप्टर पढ़े थे ना, जहां पे तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पता नहीं क्या क्या पढ़ा था। वो सारी चीजें आज रिवाइज करने वाले हैं। पेड अप शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये सारी चीजें आज पढ़ करके करने वाले हैं खत्म। सर मेरे को शुरू करने के पहले सबसे पहले ये बता दो, कौन कौन है वो महान स्टूडेंट जिन्होंने घर जा करके एक दफा जितना मैंने कल पढ़ाया था या तो अपने नोट से रिवाइज किया, या फिर जो मैंने गूगल ड्राइव पे आपको लिंक्स डाल करके, लेक्चर्स डाल करके, नोट्स डाल करके दिए थे, वहां से रिवाइज किया? बस यस बोल दो जिन लोगों ने रिवाइज किया। बस यस बोल दो जिन लोगों ने रिवाइज किया। बाकी लोग सिर्फ जिन लोगों ने रिवाइज किया बस यस बोलो। जिन लोगों ने रिवाइज किया सिर्फ यस बोलो। यस सर, यस सर। ओके ओके ओके। गुड। गुड। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। क्या बात है। कम से कम, पता नहीं कम से कम कितने, पर बहुत लोगों ने रिवाइज किया। क्या बात है, आई एम सो हैप्पी। अब मेरे को एक दूसरे पॉइंट का जवाब दे दो सर। अब दूसरे पॉइंट का मेरे को जवाब दे दो। जिन लोगों को, कृपया करके मेरा एक रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम पे एक मैसेज डाल दो स्टूडेंट को कि जिनको आवाज नहीं आ रही, जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा, उन लोगों को एक बार रिफ्रेश करने कृपया कह दे। बस बाकी सब लोगों के लिए, जिन लोगों ने आज रिवीजन कर लिया, कल या आज रिवीजन कर लिया, बस एक चीज बता दो, कितने ऐसे लोग हैं उनमें से जो इस चीज को नियम बनाना चाहते हैं, रूल बनाना चाहते हैं, और आखिरी क्लास तक इसी तरीके से रिवाइज करेंगे, बिना रिवाइज किए क्लास नहीं आएंगे? कौन है वो लोग जो ये मन में ठान चुके हैं कि मैं बिना रिवाइज किए क्लास आऊंगा ही नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि रिवाइज नहीं किया तो क्लास नहीं जाऊंगा, क्लास आने के पहले रिवाइज करके ही आऊंगा। किन लोगों ने ये मन बना लिया है मेरे को ये बता दो। किन लोगों ने ये मन बना लिया है ये बता दो मेरे को। मी। ओके 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 सर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सर कल मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था। मैंने आपको पूछा था कि जब हमने कल स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा था, तो मैंने आपको यह पूछा था कि जो टू, जैसे टू और ब्रैकेट में हमने 85 लिखा था, तो ये 85 सबसेक्शन था कि क्लॉज था? मैंने आपको पूछा था 85 सबसेक्शन था कि क्लॉज था? किसने किसने एनालिसिस किया और किसका किसका आंसर करेक्ट ये है कि सबसेक्शन है? कौन कौन ये बोलना चाहता है कि 85 सबसेक्शन है? पहले वो अपना नाम मी करके भेज दे। कौन कौन ये कहना चाहता है कि 85 सबसेक्शन है? हाँ जी सर, 85 सबसेक्शन नहीं है, 85 इज अ क्लॉज। सर क्यों ऐसा क्लॉज है? क्यों इसको क्लॉज क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने तो कहा था कि सेक्शंस होते हैं, उसमें जब पहली बार कुछ लिखते हैं तो उसको सबसेक्शन कहते हैं, फिर कुछ लिखते हैं तो उसको क्लॉज कहते हैं। तो सर आप अगर डेफिनेशन का, अब कल किसी ने यह भी पूछा था कि सर बेयर एक्ट कैसे रेफर करना हो अगर हमारी शिद्दत हो, तो देखो दोस्तों, जिन्होंने बेयर एक्ट खोलने की हिम्मत कर ली ना, तुम ये समझ लो मैं तुम्हारे बाजू में खड़ा हूं तुमको जब मेरी जरूरत है। ठीक है, अब ये समझो तुम बेयर एक्ट कहां से मिलेगा? सर ये आप अगर गूगल में करोगे ई बुक एमसीए,
एमसीए क्या है सर? एमसीए होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनीज एक्ट का ई बुक बना रखा है। अगर आप यहां जाओगे, यहां पे सबसे पहला वेबसाइट आता है ई बुक। अच्छा, मेरी स्क्रीन ढंग से शेयर नहीं हो रही है, मैं फिर से रीशेयर कर रहा हूं, टेंशन मत लो, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वापस से शेयर कर रहा हूं, रुक जाओ। हाँ जी दोस्तों, तुम लोगों को क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, तुम लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल दिख रही है। मैंने गूगल में सर्च किया ई बुक एमसीए, ई बुक में गया, ई बुक एमसीए, यहां पे अगर आप पहला वाला लिंक देखोगे तो ये ई बुक एमसीए का है, ये आपको एमसीए की वेबसाइट में लेकर के जाता है। अब यहां एक्ट्स में अगर आप जाकर के देखोगे तो आपको कंपनीज एक्ट सबसे पहले मिलता है, कंपनीज एक्ट सबसे पहले मिलता है, और ये कंपनीज एक्ट खुल गया। अब आप ध्यान से देखना दोस्त, कंपनीज एक्ट 2013 का इन्होंने स्टेटस करंट वर्जन डाला है, जिसमें 2020 तक का अमेंडमेंट इन्होंने डाल रखा है, जो वेरी मच रेलेवेंट है हमारे लिए। उसके बाद अगर आप देखोगे, और उसके आगे की भी अमेंडमेंट्स हैं, 2021 के भी अमेंडमेंट है, बस उन्होंने यहां पे नहीं लिखा। पर अगर आप देखोगे तो चैप्टर 1 से शुरू होता है, चलते 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 चैप्टर 29 तक जाता है। कौन से चैप्टर तक? चैप्टर 29 तक। और उसके बाद ना सर कुछ शेड्यूल जैसी चीज है, अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ 7 शेड्यूल है। शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 1 है पूरा, उसके बाद शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 और शेड्यूल 7। आपको अगर दिख रहा है तो शेड्यूल 7, ऐसे पूरे शेड्यूल और पूरे लिंक्स हैं सर, ऐसे आपका पूरा कंपनीज एक्ट बटा हुआ है। अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी की बात करता है। तो आपने प्रिलिमिनरी पे क्लिक किया, यहां पे दो क्वेश्चन है, चैप्टर आपको सेक्शन 1 देखना है कि सेक्शन 2 देखना है? सेक्शन 1 हमने पढ़ा था, क्या था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। शॉर्ट टाइटल क्या था सर? कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट क्या है? एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट कब से होगा, कब से शुरू होगा ये एक्ट? जब से हम नोटिफाई करेंगे ऑफिशियल गैजेट में, तब से ये शुरू हो जाएगा। एप्लीकेशन किसको किसको एप्लीकेबल है मालिक? कल हमने पढ़ा था ना, कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 में जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुए हैं, या बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्पेशल कंपनीज, या कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको इनकॉर्पोरेट किया है, उन लोगों को सबको ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सर सुनो, सब सेक्शन 2 क्या था? डेफिनेशन। मैं तुमको ये समझा रहा हूं कि सेक्शन 2 में जो नीचे पॉइंटर्स आते हैं उनको हम क्लॉज क्यों कहते हैं। अगर आप सेक्शन 2 पे जाकर के देखोगे ना, तो देखो सेक्शन 2 किस तरीके से अरेंज्ड है। सेक्शन 2 किस तरीके से अरेंज्ड है? सेक्शन 2 डेफिनेशन, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ये पहला लाइन है। और सर सुनो, एक सेक्शन के अंडर जब एक लाइन कॉमन होती है और उसके नीचे सब पॉइंटर्स होते हैं ना, तो वो सब पॉइंटर्स फिर क्लॉज बन जाते हैं, सब सेक्शन नहीं बनते। सब सेक्शन कब बनते? अगर ये एक लाइन होती, फिर इसके नीचे एक और लाइन होती, फिर इसके नीचे एक और लाइन होती। पर ऐसा नहीं है, यहां पे कैसा लिखा हुआ है? सेक्शन 2 डेफिनेशन में एक लाइन लिखी हुई है और उसके नीचे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इसलिए वो एक लाइन एक तरह से सबसेक्शन हो गया। पर क्योंकि अपना सबसेक्शन 2 है ही नहीं, इसलिए अपन इसको सबसेक्शन 1 नहीं बोलते, हम सीधा 2 के बाद क्लॉज का रेफरेंस देते हैं। इसलिए यहां पे अगर आप 1 देखोगे जो एवरेज प्रोस्पेक्टस है, ये क्लॉज है। 2 देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये क्लॉज है। तो इस तरीके से क्लॉजेस होते हैं, 2 के सब क्लॉजेस, 2 के क्लॉजेस होते हैं। एक और पॉइंट जो अभी किसी ने चैट पे भी बताया था कि क्लॉज जो होता है ना, वो सेमीकोलन से खत्म होता है, और जो आपका सब सेक्शन होता है ना, वो जनरली फुल स्टॉप से खत्म होता है। तो आप देखो पहला वाला पॉइंट जो है एवरेज प्रोस्पेक्टस का, वो सेकंड लाइन में जहां खत्म हो रहा है इन दिस बिहाफ, वहां पे सेमीकोलन डाला हुआ है। तो सर इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि जो 2 के बाद सब सेक्शन नहीं होता है, सीधा क्लॉज होता है। तो कोई पूछे तो बता देना, स्मॉल कंपनी कहां लिखा है 2 सबसेक्शन 85? धत तेरी की 2 क्लॉज 85। ठीक है, ठीक है, समझे सर, समझे सर, समझे सर, समझे सर, समझे सर। बॉस, 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 बहुत लोगों को इशू हो रही है, एक बार थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप में जाके बोल दो ना कि वापस से ज्वाइन करो, वापस से रिफ्रेश करो। बहुत लोग, मतलब ये 4-5 लोग हैं जो बड़ा परेशान हो रहे हैं, इनको बता दो एक बार जरा सा रिफ्रेश कर लें या वापस से ज्वाइन कर लें। ठीक है सर, हाँ जी सर। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं सर? आज हम क्या करने वाले हैं? कल तुम लोगों को मैंने बहुत सारा पढ़ाया था क्या? बहुत सारा नहीं पढ़ाया था सर। कल तुम लोगों को मैंने बेसिक बेसिक बहुत सारी चीजें बताई थी कि एक एक्ट कैसे बनता है, एक एक्ट को
एप्लीकेबल करवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहले ड्राफ्ट करवाना होता है, उसको ड्राफ्ट करवाने के बाद उसको बिल कहते हैं, बिल को पब्लिक कमेंट के लिए निकालो, फिर रिवाइज्ड बिल बनता है, रिवाइज्ड बिल को लोकसभा राज्यसभा में लेके जाओ, और उसके बाद जब लोकसभा राज्यसभा में अप्रूव हो जाए तो उसको प्राइम मिनिस्टर के पास लेके जाना, और प्राइम मिनिस्टर जिस दिन अप्रूव कर देंगे तो वो एक्ट बन जाता है। करेक्ट बोला ना मैंने, कुछ गलत थोड़ी बोला। मैंने बोला जिस दिन प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव कर देते हैं उस दिन एक्ट बन जाता है। आप बोलोगे नहीं सर उस दिन एक्ट नहीं बनता, एक्ट तो बन जाता है लेकिन उसको फिर ऑफिशियल गैजेट में भी डालना होता है। पर मैं वो पॉइंट बोल ही नहीं रहा भाई, प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं। तेरा ध्यान किधर है सर? प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं, प्रेसिडेंट के अप्रूव करने के बाद वो जो है वो एक्ट बन जाता है, और एक्ट बन जाने के बाद आप जब ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करोगे उस दिन से वो एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो ऑफिशियल गैजेट में डालते ही वो एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। इस तरीके से हमने लॉ का ड्राफ्टिंग, एक्ट का ड्राफ्टिंग कैसे होता है वो सीखा। सर अब दूसरा सवाल ये था लॉ क्या होता है, लॉ और एक्ट में फर्क क्या होता है? तो मैंने आपको समझाया कि लॉ इज इक्वल टू एक्ट के साथ साथ रूल्स के साथ साथ केस लॉस के साथ साथ नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, अमेंडमेंट, सारी चीजें मिला करके जो होता है वो लॉ बनता है। सारी चीजों को इकट्ठा पढ़ो तो लॉ कहलाता है। एक्ट लॉ का एक पार्ट है, ठीक है सर। उसके बाद मैंने आपको कंपनीज एक्ट में ले आया, मैं कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 पढ़ाया। सेक्शन 2 में मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक सेकंड, कंपनीज एक्ट का मैंने आपको फ्लो बताया था कि कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स हैं जिसमें 470 सेक्शंस हैं। और हमारे सिलेबस में कितना कवर्ड है सर? हमारे सिलेबस में 149 से लेकर के 470 तक कवर्ड है। 1 से लेकर 148 तक सीए फाइनल में है, करेक्ट है ना? 1 से लेके 148 तक सीए फाइनल में है, 149 से लेके 470 तक हमारे सीए इंटर में है। सर आप क्या सो के नहीं आए हो क्या ढंग से? ऐसी बातें क्या कर रहे हो सर? अरे मैं तो तुम्हारा ध्यान देख रहा हूं भाई, बहुत लोगों को वो ध्यान में भी नहीं आया होगा कि मैंने उल्टा बोल दिया। 1 से 148 आपके इंटर में और 149 से लेकर के आगे आपके सीए फाइनल में है, और सर इस एक्ट के 7 शेड्यूल्स हैं। अब मैंने आपको पूछा था कंपनी क्या होती है, तो आप लोगों ने मेरे को बताया था अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसको बनाया जाता है, और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एंड इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? चलता जाए वो जैसे वो ऐड था ना साबुन का, धोते जाओ, वैसे कंपनी का होता है चलते जाए। एंड अ कॉमन सील क्या होता है? आपका स्टैंप की तरह समझ लो, एक कॉमन सील होता है और बाकी चीजें होती है, ये आपकी कंपनी होती है। सर बेसिकली ये कंपनी का अंडरस्टैंडिंग है, कंपनी का डेफिनेशन नहीं है। कंपनी का डेफिनेशन हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद सर अपन ने सेक्शन 1 पढ़ा, ठीक है। फिर अपन ने सेक्शन 2 शुरू किया था जिसमें मैंने एक सेक्शन आपको पढ़ाया था स्मॉल कंपनी, बिना नोट्स देखे, बिना बुक देखे, सिर्फ आंखें बंद करके मेरे को एक बार बता दो कंपनी, स्मॉल कंपनी क्या होती है। एक बार आंखें बंद करके बता दो स्मॉल कंपनी क्या होती है। स्मॉल कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 285। व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी मींस एनी कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी which has a paid up share capital of such amount as may be prescribed and turnover of such amount as may be prescribed. The central government has wide notification falana has prescribed an amount of 2 crore and 20 crore of paid up share capital and turnover respectively. मतलब अगर आपका 2 करोड़ से कम है पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर 20 करोड़ से कम है तब आप स्मॉल कंपनी कहलाओगे। पर 3 तरह की कंपनी है जो कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। पहला, अगर आप खुद होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी हो। सर इसमें एसोसिएट कंपनी लिखा था क्या? नहीं, सिर्फ होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी हो तो आप स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। दूसरा, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी हो तो आप स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। और तीसरा, अगर आप किसी स्पेशल एक्ट में फॉर्म हुए हो ऐसे कंपनी हो तो आप स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते। उसके अलावा आप स्मॉल कंपनी बन सकते हो। ठीक है सर, ठीक हो गई बात, समझ आई आपको बात? जी सर। अब मैं आगे चल करके आज आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ाना चाहता हूं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस आपने फाउंडेशन में पढ़ रखा है, तो मेरे साथ साथ बनाए रखना स्पीड अपनी, ताकि आपको आसानी से समझ आता जाए। और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। सबसे पहले सर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 3 डेफिनेशन, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। सर सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। अब जब अपन फाउंडेशन में पढ़ते हैं ना, तो ये तीनों समझाने के लिए हमको रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट वगैरह देख करके, रिलायंस के कितने सब्सिडरीज हैं, उसके कितने सारे होल्डिंग, और रिलायंस के कितने सब्सिडरीज हैं, कितने एसोसिएट्स हैं, वो सारे देखने होते हैं। पर इस बार जब हम इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो रिलायंस के एनुअल रिपोर्ट को हम थोड़ी बड़ी चीजों के लिए यूज करेंगे। वो ऐसा प्यार का पंचनामा आप लोगों ने देखा है, उसमें कहते हैं ये छोटा नहीं, ये बड़ा हथियार है, इसको बड़े वॉर में यूज करेंगे, यहां पे नहीं यूज करेंगे हम। तो सर एसोसिएट
एसोसिएट होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन आपने पढ़ा है अपने फाउंडेशन में, पर मैं एक बार आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, मेरे साथ याद कर लेना, क्योंकि सीए फाइनल लेवल पे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाता है। जैसा हमने कल देखा था, एक जगह हमने सब्सिडरी का क्वेश्चन देखा था, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाता है। एक बार लाइन से देखते हैं। सबसे पहले एसोसिएट कंपनी क्या होता है सर? व्हाट इज एन एसोसिएट कंपनी? मैं अगर आपको पहले मैं समझा देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको रीड करवाऊंगा। सर किसको पता है एसोसिएट कंपनी क्या होता है? बताओ जरा, एसोसिएट कंपनी क्या होता है? अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। एसोसिएट कंपनी क्या होता है? या तो परसेंटेज बोल दो या कुछ और बोल दो, कुछ तो बोल ही सकते हो, ऐसी भी क्या बात है। सर अगर एक कंपनी की बात करें, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें, तो हर वो कंपनी जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है। क्या कहा मैंने? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है, लेकिन ये कंपनी उसकी सब्सिडरी नहीं है, पर फिर भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो फिर ये कंपनी क्या कहलाती है? एसोसिएट कंपनी कहलाती है। अगर रिलायंस के नीचे एक कंपनी है जिसपे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, पर ये कंपनी रिलायंस की सब्सिडरी नहीं है, क्योंकि अगर सब्सिडरी होती तो सब्सिडरी कहलाती। मैं बीच में क्या हकलाया देखे तुम? सब्सिडरी होती तो सब्सिडरी कहलाती। सुनो, अगर सब्सिडरी होती तो तुम उसको सब्सिडरी बोलते, पर ये सब्सिडरी भी नहीं है और पर फिर भी आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो आप उसको एसोसिएट कंपनी में डालोगे। सर सब्सिडरी होती तो मतलब सब्सिडरी होने के लिए ना आपको मोर देन 50% शेयर होल्डिंग चाहिए होता है, आधा से ज्यादा मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग अगर आपके पास है ना, तो आप सब्सिडरी बोल पाते, पर मेजॉरिटी आपके पास है नहीं, पर आपके पास 40% है, 45% है, 35% है, तो उस केस में क्या हो जाता है ना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो वो कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाती है। अब सर मेरे को एक बात बताओ, 4% का स्टेक है रिलायंस का, इस कंपनी में 4% का स्टेक है, क्या ये फिर भी आपकी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी? नहीं सर। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर। सर आज मैं ना आपको ना फाउंडेशन के ऊपर एक लेवल लेके जाऊंगा मैं, तो मेरे साथ ना शुरू से बने रहो। मैंने यहां पे क्या लिखा है? 20% ऑफ वोटिंग पावर। जितना टोटल वोटिंग पावर है ना, उसका 20% से ज्यादा अगर एक कंपनी होल्ड करती है दूसरे कंपनी में, तो दूसरी कंपनी पहले वाले कंपनी की क्या बन जाती है? एसोसिएट कंपनी बन जाती है। तो एसोसिएट कंपनी मतलब क्या? एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर, मतलब अगर आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करते हो तो। अब सर एसोसिएट कंपनी का जो डेफिनेशन है वो कहां लिखा हुआ है? वो लिखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में, सेक्शन 2 क्लॉज 6 में, आई एम सो सॉरी, सेक्शन 2 क्लॉज 6 में। उसमें लिखा है एसोसिएट कंपनी विथ रिगार्ड टू अ कंपनी मींस अ कंपनी इन विच सच कंपनी होल्ड्स हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट इज नॉट अ सब्सिडरी टू सच कंपनी एंड इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर ऑल्सो। सर जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं ना, वो भी इंक्लूड हो जाता है इसमें। सर ये जॉइंट वेंचर क्या होता है? कोई बात नहीं, समझोगे तुम, कोई टेंशन नहीं है। जॉइंट वेंचर क्या होता है सर? ब्रॉडली अगर मान लो रिलायंस पावर और मान लो टाटा पावर ने मिल करके एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई, और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया गुजरात में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो अकेले नहीं कर सकते थे शायद, तो इन दोनों ने मिल करके एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई और उसमें इन्होंने प्रोजेक्ट लेकर के उस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। तो सर यूजुअली कैसा होता है? जॉइंट वेंचर में 50% कंट्रोल रहता है यूजुअली। तो उस केस में ये जो जॉइंट वेंचर है ना, उसको रिलायंस पावर का भी एसोसिएट कहा जाएगा, टाटा पावर का भी एसोसिएट कहा जाएगा। ठीक है सर। तो अभी ब्रॉडली आपने बेसिक क्या समझा कि अगर एक कंपनी है वो दूसरे कंपनी में 20% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो वो उसकी एसोसिएट कहला सकती है। अगर 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रखती है, तो वो उसकी सब्सिडरी कहलाती है। करेक्ट? इतना आप समझ गए? करेक्ट, समझ गए। मेरा एक सवाल है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो उसके नीचे एक कंपनी है रिलायंस जियो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसके नीचे एक कंपनी है रिलायंस जियो। माई क्वेश्चन टू यू इज, कैन रिलायंस जियो be subsidiary to more than one company? क्या आप एक से ज्यादा कंपनी के सब्सिडरी हो सकते हो? क्या आप एक से ज्यादा कंपनी के सब्सिडरी हो सकते हो? दूसरा सवाल है, क्या आप एक से ज्यादा कंपनी के एसोसिएट हो सकते हो? सर क्या आप एक से ज्यादा कंपनी के सब्सिडरी हो सकते हो? एक से ज्यादा कंपनी के एसोसिएट हो सकते हो? तो सर पहले मैं ये एसोसिएट वाला सवाल का जवाब देता हूं। एसोसिएट के लिए हमने क्या बोला है? 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होना चाहिए, 20% से ज्यादा वोटिंग पावर होना चाहिए। अब सर मान लो रिलायंस जियो में रिलायंस इंडस्ट्री का 25% वोटिंग पावर है, मान लो। उसके अलावा सर आपको बीच में आपने सुनने में आया होगा फेसबुक ने
और आपने सुनने आया होगा गूगल ने भी मिलकर के रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट किया है। मान लो इसका 25% वोटिंग पावर है, इसका 25% वोटिंग पावर है, तो सर उस तरीके से तो तीन अलग अलग कंपनीज हो गए ना, जिसका उस कंपनी में 25% वोटिंग पावर है। तो यस, यू कैन बी एसोसिएट टू मोर देन वन कंपनी, यू कैन डेफिनेटली बी एसोसिएट टू मोर देन वन कंपनी। But sir, the next, the answer to this question is yes. You can be associate to more than one company. But my second question to you is, can you be subsidiary to more than one company? Sir, जोश में मत आना, होश में रहना, जोश में मत आना, होश में रहना। आपने अभी तक सब्सिडरी का डेफिनेशन नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने सिर्फ एसोसिएट पढ़ा है। ये सवाल थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपको सब्सिडरी का डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको वापस से पूछूंगा। जो लोग भी नो बोल रहे हैं ना, तुम लोग एक बार ही रुक तो जाओ, तू थोड़ी देर और ठहर जा। मेरे को पता है मैं कतई वाहियात गाता हूं, कतई वाहियात गाता हूं, पर मेरा ना थोड़ा मशीन में ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं कुछ बोलता हूं ना तो वो लिरिक्स से जाकर के सर्च कर लेता है गानों के, और वो सामने आ जाता है। पहले सर एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। एसोसिएट कंपनी in relation to another company means a company in which that another company has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company। क्या बोल रहा है सर? एसोसिएट कंपनी, एक दूसरे कंपनी को अगर मैं देखूं तो मैं उसका एसोसिएट हूं अगर उस कंपनी का मुझ में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है, पर मैं उसकी सब्सिडरी नहीं हूं, और इसमें जॉइंट वेंचर कंपनी भी आ जाता है। ये एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन है। अब ये लोग समझा रहे हैं सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है। व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर। एटलीस्ट 20% मतलब क्या? 20% भी होगा तो चल जाएगा। एटलीस्ट 20% मतलब क्या? 20% भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 19.99% नहीं चलेगा। और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन अंडर एन अग्रीमेंट। ठीक है, या तो आप 20% वोटिंग पावर होल्ड करते हो या आप बिजनेस डिसीजन में इन्वॉल्व होते हो। सर मैं आपको एक चीज बताऊं क्या? अच्छा बताऊंगा, रुक जाओ, कंट्रोल का डेफिनेशन इसके बाद पढ़ेंगे। पर एक बात समझो सर, आजकल ना एक कंपनी दूसरे कंपनी में एसोसिएट है, दूसरे कंपनी को अपना एसोसिएट बनाने के लिए जरूरी नहीं है सिर्फ उसका शेयर होल्डिंग ले ले, जरूरी नहीं है सिर्फ उसका वोटिंग पावर ले ले, आप दूसरे तरीके से भी एक कंपनी को अपना बना सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। पर सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब अभी तक आपने क्या समझा? 20% ऑफ वोटिंग पावर, 20% ऑफ वोटिंग पावर। व्हाट इज अ जॉइंट वेंचर? Joint venture means a joint arrangement whereby the parties have a joint control of the arrangement, have rights to the net asset of the arrangement। सर जब joint venture मतलब क्या? दो कंपनीज मिलकर के एक अरेंजमेंट कर रहे हैं, जितना भी टोटल असेट्स होगा ना उस अरेंजमेंट का, दोनों का उस पर ज्वाइंट कंट्रोल है, दोनों का उस पर ज्वाइंट कंट्रोल है, वो ज्वाइंट वेंचर कंपनी होती है सर। अब एक बात समझो, इन्होंने क्लैरिफिकेशन बहुत बार लिखा है, बार बार, अब एक बार समझ लो तो आगे अपने आप समझ आ जाएगा। शेयर्स हेल्ड बाय अ कंपनी in another company in fiduciary capacity shall not be counted for the purpose of determining the relation of associate company। सर फिर से पढ़ो क्या लिखा है, एक बार खुद से मन में पढ़ो फटाफट, क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है। shares held by a company in another company in fiduciary capacity shall not be counted for the purpose of determining the relationship of associate company। ठीक है, अब से मेरे को एक बात बताओ, मान लो मुकेश अंबानी जी को रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करना था, तो मुकेश अंबानी ने बोला मैं रिलायंस जियो का 25% शेयर्स खरीदूंगा, 25% शेयर्स खरीदूंगा। पर मुकेश अंबानी ने क्या किया पता है? मुकेश अंबानी ने जाकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बोला कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तुम प्लीज ये शेयर मेरे नाम पे होल्ड कर लो, तुम प्लीज ये शेयर्स मेरे नाम पे होल्ड कर लो। यू एक्ट इन फिड्यूसरी कैपेसिटी। फिड्यूसरी कैपेसिटी, फिड्यूसरी कैपेसिटी मतलब क्या? भरोसे में, मेरे भरोसे में, मेरे बदले में तुम जाकर के होल्ड कर लो, मैं तुम पे भरोसा करता हूं। सर एक बात समझो, एक बात समझो, मेरे घर में एक क्रेटा है, मेरे घर में क्रेटा है। अब वो क्रेटा मेरा एक रिलेटिव आया मेरे से, मिस्टर नालायक करके एक रिलेटिव आया, उसने कार मांगा मेरे से। मतलब जाना यार, जब देखो कार मांगने आ जाता है। पर मैंने बोला चल ले ले, कितने दिन के लिए चाहिए? तो उसने बोला 3 दिन के लिए चाहिए। मैंने बोला चल ले ले। अब क्या हुआ, कल मैं अचानक से चला गया मुंबई, अब वो मेरे को फोन करके बोलता है भाई तेरी कार का काम हो गया, वापस लाके कहां रखूं? तो मैंने बोला एक मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी दोस्त है, उसके पास जाकर के तू मेरी कार रख दे। अरे अगर मैं अपनी कार मेरे दोस्त के पास रखवा रहा हूं तो क्या मेरे दोस्त की कार होगी क्या? नहीं, मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूं कि भाई फिड्यूसरी कैपेसिटी में, भरोसे पे तू मेरी कार रख ले, जब मैं तेरे से मांगूंगा आके तू मेरे को वापस दे देना। तो सर उससे वो कार उसकी हो जाती है? नहीं, ही इज जस्ट होल्डिंग इट इन फिड्यूसरी कैपेसिटी। सिमिलरली अगर मुक्कू भाई
मुकेश अंबानी जी, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को कहते हैं मेरे शेयर्स तुम प्लीज एक बार अपने नाम पे ले लो, उसका बेनिफिशियल ओनर मैं ही रहूंगा, बस एक बार अपने नाम पे ले लो। कोई भी कारण हो सकता है सर, 100 कारण हो सकते हैं। तो इन दैट केस रिलायंस इंडस्ट्रीज अब कितना शेयर होल्ड करता है रिलायंस जियो का? 25%। अब मेरे को बताओ, क्या आप ये बोलोगे रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी है? क्या आप ये बोलोगे कि रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एसोसिएट कंपनी है? नहीं सर, रिलायंस जियो इज होल्डिंग सच, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज होल्डिंग सच शेयर्स इन फिड्यूसरी कैपेसिटी। वो तो बस भरोसे के नाम पे खरीद रखा है, शेयर्स है तो असल में मुकेश अंबानी के। तो अगर आप फिड्यूसरी कैपेसिटी में शेयर्स होल्ड करते हो तो ना रिलायंस जियो एसोसिएट बनेगी, ना सब्सिडरी बनेगी, ना कुछ बनेगा। समझे सर? डिड यू अंडरस्टैंड? अब मेरे को एक चीज बता दो बस, एक चीज बता दो बस, क्या तुम ये बोलोगे कि रिलायंस जियो मुकेश अंबानी की एसोसिएट कंपनी है? सर क्या आप ये बोलोगे कि रिलायंस जियो मुकेश अंबानी की एसोसिएट कंपनी है? क्या आप ये बोलोगे कि रिलायंस जियो मुकेश अंबानी की एसोसिएट कंपनी है? अरे बोलो मालिक, कुछ तो बोलो। क्या आप ये बोलोगे कि रिलायंस जियो मुकेश अंबानी की एसोसिएट कंपनी है? सर ये जो एसोसिएट होता है ना, जो एसोसिएट होता है ना, एसोसिएट टू अ कंपनी, आप ना एसोसिएट सिर्फ एक कंपनी के हो सकते हो, इंडिविजुअल के नहीं। आप अगर एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन देखोगे तो पहले लाइन में लिखा है इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, ऊपर कोई कंपनी होना चाहिए। आप मुकेश अंबानी के एसोसिएट कंपनी, मुकेश अंबानी के सब्सिडरी नहीं हो सकते, आप एक कंपनी के ही एसोसिएट या सब्सिडरी हो सकते हो। बोलो समझा? अरे बोलो हां। ठीक है, चलो सर, ये हो गया एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब मैं आपको पढ़ाता हूं सब्सिडियरी कंपनी का डेफिनेशन। अब मैं आपको पढ़ाता हूं सब्सिडियरी कंपनी का डेफिनेशन। सर सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है? अपने को ऊपर ऊपर से पता है 50% तक का शेयर होल्डिंग होना चाहिए। सब्सिडियरी कंपनी और अ सब्सिडियरी मींस इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। यहां पे भी तुम एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखोगे, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। इट मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ। सर वहां पे लिखा था एटलीस्ट 20%, यहां पे लिखा है मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। खुद से या एक या दूसरे दूसरे सब्सिडरी कंपनीज के साथ मिला करके आप सब्सिडरी कंपनी बन सकते हो। सर ये एक बार आराम से पढ़ लो, फिर मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर चारों क्वेश्चन का जवाब आपने सही सही दे दिया लॉजिकली, तो आपका सब्सिडरी कंपनी का पूरा डेफिनेशन क्लियर हो गया। एक बार आराम से मेरे साथ फिर से पढ़ लो। Subsidiary company in relation to any other company means a company in which the holding company controls the composition of the board of director or exercises or controls more than half of the voting power either at its own or through one or more of its subsidiary. ठीक है सर, आप समझे? Did you understand? Okay. दोस्तों, आप जो स्क्रीन इज ब्लर, ये सारी चीजें बोल रहे हो ना, ये सारा आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। क्योंकि स्क्रीन अगर ब्लर होता तो बहुत सारे लोगों को ब्लर दिखता, बहुत सारे लोगों को तो ब्लर नहीं दिख रहा है। तो आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा ना इंटरनेट प्लान अपग्रेड करवा लो, नहीं तो आपको बाद में रिकॉर्डिंग्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर, आप पेन ड्राइव भी देख सकते हो अगर आपके वहां पे इंटरनेट का इश्यूज है, बट अदरवाइज इट इज फाइन। अब मेरी बात समझो सर, अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सर एक बात बताओ, सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और ये रिलायंस जियो की बात हो रही है। मेरे को ये बताना इन केसेस में रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी है कि नहीं है। केस 1, केस नंबर 1, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है रिलायंस जियो में 60% वोटिंग पावर होल्ड करता है। 60% वोटिंग पावर होल्ड करता है। क्या रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है? द आंसर इज यस। क्यों सर? 60% इज ऑब्वियसली मोर देन 50%, तो आपका काम हो जाता है। केस 2, सर रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस जियो में 50% एग्जैक्ट वोटिंग पावर होल्ड करता है। क्या ये सब्सिडरी हो जाती है? इज रिलायंस जियो सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज? बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड 50 एग्जैक्ट 50% वोटिंग पावर। Sir, exact for 50% voting power. The answer is no.
क्यों सर? क्योंकि लॉ में लिखा है मोर देन हाफ। मोर देन हाफ क्या होता है? 50 से ज्यादा। 50 होगा तो नहीं चलेगा, 50 से ज्यादा वोटिंग पावर चाहिए। क्यों सर? मतलब मेजॉरिटी चाहिए, आपको आधे से ज्यादा वोटिंग पावर चाहिए, तब जाके आप सब्सिडरी कंपनी बनने लायक होगे। तो सेकंड केस में नो हो गया। सर मेरे को एक बात बताओ, केस 2 में ही क्या ये फिर एसोसिएट कंपनी कहला लेगा? इस केस में क्या आप इसको एसोसिएट कंपनी बोल सकते हो? बिल्कुल एसोसिएट कंपनी बोल सकते हो सर, बिकॉज एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर चाहिए होता है, यहां पे 50% वोटिंग पावर है और सब्सिडरी तो है नहीं, तो आप इसको एसोसिएट कंपनी बोल सकते हो। ठीक है। केस नंबर 3, सर 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है। 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है, क्या ये आपकी सब्सिडरी कंपनी है? 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है, क्या ये आपकी सब्सिडरी कंपनी है? सर 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने का क्या ये मतलब होता है कि 51% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करता है? सर 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने का क्या ये मतलब होता है कि 51% टोटल वोटिंग पावर होता है? द आंसर इज नो सर। वोटिंग राइट्स में डिफर। पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको एकदम आराम से समझाऊंगा, बट एक चीज ध्यान दे लो, यहां पे पेड अप शेयर कैपिटल नहीं लिखा है, वोटिंग पावर लिखा है, तो इसका आंसर हम नहीं दे सकते। इसका आंसर होगा इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, हमारे पास पूरे पुख्ते सबूत नहीं है, सबूत ना होने के कारण हम इस केस में कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते। ठीक है। अब आ जाओ सर केस नंबर 4। मेरे को यह बताओ, आप इस कंपनी में 40% वोटिंग पावर होल्ड करते हो। रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस जियो में 40% वोटिंग पावर होल्ड करता है, लेकिन 40% वोटिंग पावर जब होल्ड करता है ना, तो उससे कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट कर रखा है कि कंपनी रिलायंस जियो, तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल कितने लोग बैठते हैं? बता। तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 10 लोग बैठते हैं। तेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 10 लोग बैठते हैं। सर एक सेकेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है उसके लिए एक बार हम स्विच करके आते हैं कंपनी पे, एक कॉन्सेप्ट पे कि डायरेक्टर्स क्या होते हैं। सर मेरे को एक बात बताओ, एक जब कंपनी बनती है तो पैसा लगाते हैं बहुत सारे लोग, जो पैसा लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स। ठीक है। अब कायदे से तो सर क्या होना चाहिए? कायदे से क्या होना चाहिए? मैं अगर किसी कंपनी में मेरा पैसा लगा रखा हूं तो मैं उस कंपनी को चलाऊंगा। मैं अगर किसी कंपनी में पैसा लगा रखा हूं, मेरे पैसे लगे तो मैं कंपनी को चलाऊंगा, कायदे से तो यही होना चाहिए। पर सर पब्लिक कंपनी में, जैसे कि आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, जो लिस्टेड कंपनी है, उसमें लाखों लोग शेयर होल्डर होते हैं। कितने सर? लाखों लोग शेयर होल्डर होते हैं। मेरे को अब एक बात बताओ, लाखों लोग मिलकर के कंपनी कैसे चलाएंगे? लाखों लोग मिलकर तो कंपनी नहीं चला सकते। तो ये लाखों लोग मिलकर के क्या करते हैं पता है? ये लोग मिलकर के कुछ चुने गिने चुने महारथी लोगों को अपॉइंट करते हैं, जिनको हम कहते हैं डायरेक्टर्स। ये लोग कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, जो मिल करके कहलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये लोग कंपनी को चलाते हैं वैसा जैसा इनको सही तरीके से चलाना चाहिए, तो इन लोग को कहते हैं डायरेक्टर्स। और ये लोग को सब इकट्ठा कर दो ना, तो एक साथ कहलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब सर ये जो रिलायंस जियो का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मतलब वो लोग जो कंपनी को चलाएंगे, उसमें 10 लोग थे, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या बोला पता है? ये 10 में से 6 लोग तो मैं बैठाऊंगा। 10 में से 6 लोग कौन है वो तो मैं डिसाइड करूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज डिसाइड करेगा। बाकी 4 लोग जो होंगे वो तुम लोग आपस में तुम लोग देख लेना, तुमको जिसको लाना है, पर ये 6 लोग को तो मैं लाऊंगा। क्यों सर रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस जियो के साथ ऐसा अग्रीमेंट किया है। अभी दोनों मुकेश अंबानी है, कर लिया उन्होंने अग्रीमेंट, और होता भी है प्रैक्टिकली ऐसा। तो सर आप इस केस में क्या आप सब्सिडरी कंपनी कहलाओगे? ध्यान रखना दोस्त, वोटिंग पावर 50% से कम है। ध्यान रखना, वोटिंग पावर 50% से कम है, तो क्या यह सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी? द आंसर इज यस। You will very well qualify to be called as a subsidiary company. You are a subsidiary company of Reliance Industries. क्यों सर? पर क्यों? क्योंकि एक बार ना वापस आकर के मेरे साथ सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन पढ़ो। सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मींस, क्या लिखा है सर? मींस क्या लिखा है? मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी ईदर कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तुम्हारे पास पावर है कि तुम बोर्ड का कॉम्पोजिशन मतलब क्या सर? बोर्ड में कौन कौन बैठेगा वो तुम आधा से ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो, या तुम्हारे पास आधा से ज्यादा वोटिंग पावर है, ईदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद मोर ऑफ इट सब्सिडरी, तो आप क्या कहलाओगे? आप सब्सिडरी कंपनी कहलाओगे। सर मेरा लास्ट एग्जांपल ले लो, बस फिर और नहीं परेशान करूंगा तुमको। मेरे से लास्ट एग्जांपल ले लो बस एक।
सर ये सारी चीजें ना अगर आप जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे होते तो मैं आपको डायरेक्टर्स का और घुस घुस करके मैं आपको चीजें समझाता, पर दो चीजें हैं, एक तो ये बेस है और ये इतना ज्यादा आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा, जहां होगा मैं समझाता जाऊंगा। दूसरा आपने फाउंडेशन में इसमें पढ़ाई की है तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपको समझ नहीं आया डायरेक्टर्स क्या होते हैं, तो मैं जब आपको रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट दिखाऊंगा ना, तो उसमें आपको दिखा दूंगा डायरेक्टर्स कौन कौन होते हैं और उनका काम क्या होता है। जैसे नेचुरल सी बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मुकेश अंबानी डायरेक्टर है, क्यों? क्योंकि वो कंपनी चला रहे। पर सर वो तो शेयर होल्डर है ना। हाँ, डायरेक्टर शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, वो कंपनी चला रहे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सर। केस नंबर 5, लास्ट केस नंबर 5, केस 5। सर मेरे को एक बात बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ना एक सब्सिडरी है रिलायंस जियो और दूसरी सब्सिडरी है रिलायंस ओटीटी। एक रिलायंस जियो है और दूसरी सब्सिडरी है रिलायंस ओटीटी। अब ये जो रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, ये रिलायंस जियो में होल्ड करता है 40% वोटिंग पावर, और ये जो रिलायंस ओटीटी है ना, ये रिलायंस जियो में होल्ड करती है 15% वोटिंग पावर। मेरा सवाल ये है, क्या रिलायंस जियो जो है वो सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का? Is Reliance Jio a subsidiary of Reliance Industries Limited? My question is Reliance Jio a subsidiary of Reliance Industries Limited? Is Reliance Jio a subsidiary of Reliance Industries Limited? The answer is absolutely yes, because देखो भाई, ये तुम्हारी सब्सिडरी है और ये सब्सिडरी का इसमें वोटिंग पावर है, तो ये वोटिंग पावर भी आप काउंट करोगे, और ये वोटिंग पावर भी आप जब काउंट करोगे ना, तो आपका अगर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर हो जाता है तो आप उसको अपनी सब्सिडरी बना लेना। आप इसको क्या करना, अपनी सब्सिडरी बना लेना। पर सर आपको एक बात बताऊं क्या, जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे, या आप जब सीए फाइनल का अकाउंट्स पढ़ोगे, तो वहां पे इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा कि सर ये तो बताओ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस ओटीटी में कितना शेयर होल्ड करती है। सर ये तो बताओ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस ओटीटी में कितना शेयर होल्ड करती है, तब जाके हम आपको बता पाएंगे सब्सिडरी है कि नहीं है। सर फिर से पूछता हूं, सुनो मेरी बात। सर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 40% वोटिंग पावर होल्ड करता है रिलायंस जियो में और रिलायंस, उसका एक और सब्सिडरी है रिलायंस ओटीटी, रिलायंस जियो जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ना, वो रिलायंस ओटीटी में कितना होल्ड करता है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। रिलायंस ओटीटी जो है ना, वो रिलायंस जियो में मान लो 15% वोटिंग पावर होल्ड करता है। चलो अभी के लिए फॉर ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको 100% बोल देता हूं कि पूरा का पूरा आप ओन करते हो, पूरा का पूरा शेयर आप होल्ड करते हो। तो मेरा सवाल यह है, क्या रिलायंस जियो जो है, क्या वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी है? क्या रिलायंस जियो जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है? तो आप बोलोगे सबसे पहले सर क्या कंट्रोल है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे? तो मैंने कहा नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है। तो सर क्या वोटिंग पावर जो है आधे से ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर 40% तो आधे से ज्यादा नहीं हुआ, पर आपको क्या मैंने ये बताया कि जब आप आधे से ज्यादा गिनोगे ना, तो आप अपने बाकी सब्सिडरीज का भी जो वोटिंग पावर है उसको भी इंक्लूड करोगे, तो यहां 40% और यहां 15% मिला करके 55% हो जाता है। तो यस, इट इज वेरी वेल अ सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है सर, ये पूरा एनाटॉमी था अपने सब्सिडरी कंपनी के डेफिनेशन का। तो सब्सिडरी कंपनी मतलब क्या होता है सर? एक होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सब्सिडरी कंपनी मतलब वो कंपनी इन विच यू हैव कंट्रोल ऑन द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और यू एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ईदर ऑन योर ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरी। जितने भी सब्सिडरी होंगे ना, सबका मिला लेना, जितने भी सब्सिडरीज होंगे सबका मिला लेना। आई अप्रिशिएट ओम सो मच फॉर पुटिंग इन द एफर्ट टू राइट द लैंग्वेज ऑफ लॉ सो दैट ही रिटेन्स इट। I appreciate Om so much for putting in effort to type the language of law in the chat because that is how you learn यार, that is how you learn। ठीक है, कोई बात नहीं वरुण, कोई बात नहीं, वापस से एक बार रीड करोगे ना समझ आएगा। 2 बार समझा दिया बेटा। अभी आपको एक बार रिकॉर्डिंग में जो नई चीजें समझ आ रही है एक बार थोड़ा सा मार्क कर सकते हो, उसको आप बैक करके देख लेना रिकॉर्डिंग में, आप टाइम मार्क कर लो और उस हिसाब से एक बार देख लेना। पर अपन ने 2 बार वो एग्जाम्पल कवर कर लिया। बहुत सिंपल है कि जब आपकी सब्सिडरी कोई और सब्सिडरी है, वो किसी सब्सिडरी में शेयर होल्ड करती है, तो उसका भी वोटिंग पावर इंक्लूड करके उसको अपना ही मानना। क्योंकि सर ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब सुनो,
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मान लो डायरेक्ट वोटिंग पावर नहीं है, पर फिर भी रिलायंस ओटीटी में तो हक है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जाके रिलायंस ओटीटी को तो बोल सकता है ना कि भाई मैं जो बोल रहा हूं वही वोट करना तो रिलायंस जियो की मीटिंग में। तो उस तरीके से क्या होता है, उसको वो सब्सिडरी मान लिया जाता है। जिनको जिनको समझ आया ये वाला केस, एक बार हाँ बोलो हाँ, तो हम आगे बढ़ेंगे। सर उन्नति पूछ रही है, सर इन कॉम्पोजिशन मोर देन 50% इज नीडेड। क्या उन्नति, सबर रखो, थोड़ा और बचा है नीचे, अगर आप देखोगे ना सब्सिडरी कंपनी का, मैं उसमें आपको ये आंसर देता हूं। पर जिनको वो समझ आया ठीक है, बहुत लोगों को समझ आया। चलो सर अब आगे बढ़ते हैं। Provided that such class or classes of company holding company as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such number as may be prescribed। ये मैं काट रहा हूं क्योंकि ये नहीं समझ आना है आपको, ये आपको जरूरत नहीं है, ये आपके सीए फाइनल में जरूरत पड़ता है, ये आपको यहां पे जरूरत नहीं है। अब सर कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं इन्होंने सब्सिडरी कंपनी में, एक बार देखो क्या एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज अ कंपनी शेल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लॉज 1 एंड 2 इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। सर क्या लिखा है, ये कह रहा है रिलायंस जियो को हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी मान लेंगे अगर अगर जो रिलायंस जियो का कंट्रोल है ना वो किसी और सब्सिडरी के पास है रिलायंस जियो के। मतलब क्या ये कह रहा है कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये अगर रिलायंस ओटीटी में 100% शेयर होल्ड करता है, या मान लो 95% शेयर होल्ड करता है, और रिलायंस ओटीटी का रिलायंस जियो में 95% शेयर होल्डिंग है, तो सर रिलायंस ओटीटी रिलायंस की सब्सिडरी है, रिलायंस जियो रिलायंस ओटीटी की सब्सिडरी है। तो ये हम मान लेंगे कि रिलायंस जियो जो है ना वो खुद भी रिलायंस ओटीटी रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है। मतलब क्या सर, सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी इज आल्सो द सब्सिडरी ऑफ द पेरेंट कंपनी। क्या है सर, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी जो है ए की सब्सिडरी है, सी जो है बी की सब्सिडरी है, तो सी जो है वो ए की सब्सिडरी हो जाएगी। ये वो लिखना चाह रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हैं सर, अ कंपनी शेल बी डीम्ड to be subsidiary company of the holding company even if the control referred to in this clause if is of another subsidiary company of the holding company। मतलब किसी और सब्सिडरी के पास भी वो कंट्रोल है ना मेरे पे, तो भी मैं होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी मान लिया जाऊंगा। डीम्ड सब्सिडरी का प्रोविजन है सर ये, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग पूछ रहे थे, द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट एट इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और अ मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। अगर आप मेजॉरिटी या सारे के सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, तो उस केस में क्या कहा जाएगा कि आप उसमें कंट्रोल रखते हो। जो मैंने आपको पहला अपने केस 4 में एग्जाम्पल दिया था सर, कि अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 10 लोग हैं और आप सारे के सारे या मेजॉरिटी को अपॉइंट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, तो भी माना जाएगा कि आप कंट्रोल रखते हो बोर्ड के कॉम्पोजिशन में पूरा का पूरा, या 50 मेजॉरिटी, क्योंकि 50% से ज्यादा, ठीक है सर। एक कंपनी, अब आप लोगों के सवाल पे मैं वापस आता हूं जो मैंने आपको बताया था। अब मैं आप लोगों को सवाल पे वापस लाता हूं जो मैंने आपको रुकने बोला था। क्या एक कंपनी दो अलग अलग कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है? सर क्या एक कंपनी दो अलग अलग कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है? जरा बताओ, क्या एक कंपनी दो अलग अलग कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है? बताओ। अरे मुक्ता, तुम मेरे को क्या पूछ रहे हो? तो मेरा क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले, मेरे को ही पूछ रही है। अरे तुम बताओ। सर द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। क्यों सर, क्यों सर? ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो मुकेश भाई जी बैठे हैं वो रिलायंस जियो में होल्ड करते हैं 55% वोटिंग पावर। पर वोटिंग पावर आपके पास है, पर जो फेसबुक और गूगल है, फेसबुक और गूगल जो है उन्होंने मिला के बोला है कि बोर्ड के कंपोजिशन का पावर हमारे पास रहेगा, बोर्ड के कंपोजिशन का पावर हमारे पास रहेगा। इनके पास वोटिंग पावर है, इनके पास बोर्ड के कंपोजिशन का पावर है, दोनों के पास अलग अलग पावर है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। आपको जो अग्रीमेंट करना है करो। इन दैट केस फेसबुक और गूगल भी आपकी होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आप लोगों की होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। आप दो अलग अलग कंपनी के सब्सिडरी कंपनी हो जाएंगे, आप दो अलग अलग कंपनी के सब्सिडरी कंपनी हो जाएंगे।
समझे सर? तो क्योंकि दो अलग अलग तरीके से आप एक कंपनी को अपना बना सकते हो, क्योंकि दो अलग अलग तरीके से आप उनको अपना बना सकते हो, कंपनी को अपना बना सकते हो, तो दो अलग अलग तरीके से दो अलग अलग कंपनीज भी बना सकते हैं आपको अपनी सब्सिडरी। ठीक है, अब सर नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, लेयर, ठीक है। Note, share held by any company or power exercisable by it by another company in a fiduciary capacity shall not be counted for the purpose of determining holding subsidiary। वही पॉइंट जो मैंने आपको एसोसिएट में बोला था कि अगर फिड्यूसरी कैपेसिटी में शेयर होल्ड कर रहे हो, मतलब क्या, मुकेश अंबानी के बदले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो का 70% वोटिंग पावर ले लिया, मुकेश अंबानी जी के बिहाफ में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 70% वोटिंग पावर ले लिया, तो भाई तुम होल्डिंग कंपनी नहीं कहलाओगे, तुम फिड्यूसरी कैपेसिटी में होल्ड कर रहे हो। ठीक है, प्रशांत कह रहा है सर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज और एफबी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किसकी चलेगी? तो प्रशांत, ये सारी चीजें ना वही जो अग्रीमेंट बनाते हैं ना, उसमें वो लिख करके रखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, वो लिख करके होती है। अब सर ये था होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होता है सर? अरे वो कंपनी, तुम किसी के सब्सिडरी बन रहे हो तो होल्डिंग भी तो कोई होएगा ना। अगर मैं बोल रहा हूं मैं बेटा हूं तो कोई पापा भी तो होंगे ही ना, मतलब एग्जिस्ट करते हो या ना करते हो, होंगे तो सही ना। तो वैसे ही सर होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही रूखा सूखा है। क्या होता है होल्डिंग कंपनी? मैं बताता हूं आपको क्या होता है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग होल्डिंग होल्डिंग, रुक जाओ। Holding company in relation to one or more companies means a company of which such companies are subsidiary company। जिसके सब्सिडरी कंपनी होते हैं उनका अगर आपके सब्सिडरीज हैं कोई तो आप होल्डिंग हो गए। अगर आप होल्डिंग बोलना चाहते हो आपको अपने आप को, तो आपके नीचे कोई सब्सिडरी होनी चाहिए, बेसिक सी बात है। मैं पापा बन गया, अरे कोई बेटा भी तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी मन में खुश हो गए तुम। तो उसी तरीके से सर होल्डिंग कंपनी बुलवाने के लिए अपने आप को आपको सब्सिडरी कंपनी चाहिए होते हैं। अब सर एक और डेफिनेशन पे आ जाते हैं। जाहिद का एक बार डाउट लेने की कोशिश करते हैं, सर इफ कंपनी ए सब्सिडरी ऑफ बी कंपनी एंड बी इन सब्सिडरी ऑफ सी कंपनी, तो भी ए कंपनी दोनों की सब्सिडरी होनी चाहिए, प्लीज एक्सप्लेन। है जाहिद, दोनों की सब्सिडरी है। करते हैं जाहिद, इस पे अपन प्रो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारा करते हैं लास्ट में, दोनों लास्ट में करते हैं, बट द आंसर इज है वो सब। मतलब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, कि देखो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर रिलायंस ओटीटी में होल्ड करता है शेयर्स, और रिलायंस ओटीटी अगर रिलायंस जियो में होल्ड करते हैं, तो सुनो, रिलायंस ओटीटी भी रिलायंस की सब्सिडरी है, रिलायंस जियो भी रिलायंस की सब्सिडरी है, और रिलायंस जियो रिलायंस ओटीटी की भी सब्सिडरी है। पर ये जो है ना सर, ये हो जाता है अल्टीमेट पेरेंट, ये हो जाता है फ्रॉम रिलायंस जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हो जाता है अल्टीमेट पेरेंट, और ये हो जाता है पेरेंट कंपनी। अगर आप रिलायंस जियो से पूछोगे तो ये इसके पिताजी हैं और ये इसके दादाजी हैं, दादाजी भी पिताजी ही होते हैं। ठीक है, अब सर मेरी बात सुनो, आगे बढ़ते हैं। अगला डेफिनेशन जो मेरे को आपको पढ़ाना है वो कंट्रोल का डेफिनेशन है। एक बार कंट्रोल के डेफिनेशन में आ जाओ, अब आपको कंट्रोल का डेफिनेशन अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि कंट्रोल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंट्रोल सिर्फ वोटिंग पावर से नहीं होता, कंट्रोल बोर्ड के कॉम्पोजिशन से भी होता है। कंट्रोल सिर्फ वोटिंग पावर से नहीं होता, कंट्रोल बोर्ड के कॉम्पोजिशन से भी होता है। कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है सर? सर आपने तो बोला था क्लॉज याद करवाओगे, आप करवा ही नहीं रहे हो। भाई कोई क्लॉज याद नहीं होंगे, तुमको जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस याद करने हैं वो मैं करवा दूंगा, जैसे कि प्राइवेट कंपनी 268, पब्लिक कंपनी 271, गवर्नमेंट कंपनी 245, ये सारे याद कर लेंगे। कंट्रोल, सब्सिडरी, ये सबका क्लॉज कभी नहीं काम आना, तुम टेंशन ही मत लो। ठीक है, तुम भरोसा रखो, जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैंने बता देना है तुम लोगों को। भाई उन्नति, वी कैनॉट जस्ट कीप अंडरस्टैंडिंग दैट वन। सर दोनों सब्सिडरी होगी, प्लीज एक्सप्लेन द एग्जांपल वंस अगेन। अपन क्लास के एंड में वापस से डिस्कस कर लेंगे, जिन लोगों को नहीं समझ आया आप लोग रुक जाना, हम लोग क्लास के एंड पे वापस से डिस्कस कर लेंगे। अब मेरी बात सुनो सर, व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल शैल इंक्लूड, कंट्रोल मतलब क्या होता है? कंट्रोल शैल इंक्लूड द राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। अच्छा, मतलब अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो। मेजॉरिटी मतलब क्या सर? मेजॉरिटी मतलब हमेशा याद रखना आधे से ज्यादा, मोर देन 50%। इक्वल टू नहीं आएगा सर, मोर देन 50%। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 10 डायरेक्टर बैठते हैं और मेरे पास मेजॉरिटी अपॉइंट करने का पावर है, तो मेजॉरिटी 5 से नहीं होता, मेजॉरिटी 6 से होता है।
सर ऑब्वियस ही बात है ना, मान लो 10 स्टूडेंट है इस क्लास में, और 10 स्टूडेंट से मैंने पूछा कि क्लास सुबह होनी चाहिए कि क्लास शाम को होनी चाहिए, तो 5 लोगों ने बोला सुबह होनी चाहिए, 5 लोगों ने बोला शाम को होनी चाहिए, तो सर ये तो टाई हो गया ना, मेजोरिटी तो कोई हुआ ही नहीं। अगर कोई 11 लोग होते और 6 लोग बोलते सुबह होना चाहिए, 5 लोग बोलते शाम को होना चाहिए, तब मेजोरिटी विन हो जाता है। करेक्ट, ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं अभी, तुम लोग ओपिनियन मत दो अपना क्लास का क्या करना है, क्लास का टाइमिंग एकदम सही है। कंट्रोल मतलब क्या होता है सर? कंट्रोल मतलब क्या, अगर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का आपके पास राइट है तो आपके पास कंट्रोल है। दूसरा, द टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन एक्सरसाइजेबल बाय ए पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सर आप ना डायरेक्टर्स भी नहीं बैठा सकते, आप ना वोटिंग पावर भी नहीं होल्ड करते, लेकिन आप कंपनी का मैनेजमेंट या कंपनी का पॉलिसी जो बनता है उसमें आप अपना इनपुट देते हो। जो कंपनी का मैनेजमेंट है ना वो तुम्हारे पास है, जो कंपनी का पॉलिसी डिसीजन है ना उसका पावर तुम्हारे पास है। क्यों ऐसा पावर आपके पास है सर? ऐसा पावर आपकी शेयर होल्डिंग की वजह से हो सकता है, आपके मैनेजमेंट राइट्स की वजह से हो सकता है, या शेयर होल्डर अग्रीमेंट या किसी भी और अग्रीमेंट की वजह से हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर तुम्हारे पास उनके मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का पावर, या तुम उनके पॉलिसी डिसीजंस में या मैनेजमेंट में अगर तुम इन्वॉल्व होते हो, क्यों होते हो वो किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो उसको कंट्रोल कहते हैं। सर आपको कंट्रोल का डेफिनेशन याद नहीं करना है, बस आपको एक चीज समझ आई क्या कि भाई कंट्रोल के लिए पहले के जमाने में, आज से 4 साल 5 साल पहले ये हुआ करता था कि कंट्रोल के लिए शेयर होल्डिंग जरूरी हुई करती थी। मतलब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस जियो में शेयर होल्ड करता है तभी हम कंट्रोल की बात करते थे, बट अब हमने शेयर होल्डिंग का डेफिनेशन हटा दिया। हमने बोला कंट्रोल सिर्फ शेयर होल्डिंग से नहीं होती भाई, ऐसा हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मुकेश अंबानी सिर्फ 40% शेयर होल्ड करते हैं, पर फिर भी पूरा कंट्रोल मुकेश अंबानी के पास है। ऐसा हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी सिर्फ 40% शेयर होल्ड करते हैं, फिर भी पूरा कंट्रोल मुकेश अंबानी के पास है, तो उस केस में कंट्रोल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि या तो आप आधे से ज्यादा डायरेक्टर बैठा सकते हो, या फिर आपके पास पूरा मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन है। क्यों ऐसा है सर? किसी भी अग्रीमेंट की वजह से यह हो सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कंट्रोल। ठीक है सर। कंसर्ट मतलब अरे वहीं जहां अरिजीत सिंह जाकर के गाता है। कंसर्ट नहीं पता तुमको? कॉन्सर्ट्स नहीं पता? अरे वो नाचते रहते हैं अरिजीत। कंसर्ट मतलब विथ सहमति। कंसर्ट मतलब सहमति। अगर आप किसी के सहमति से काम कर रहे हो, एक्टिंग इन कंसर्ट मतलब क्या? आप सहमति से काम कर रहे हो। ठीक है, चलो सर, ये हुआ कंट्रोल का डेफिनेशन। आपने समझा पहले एसोसिएट कंपनी क्या होता है, फिर आपने समझा सब्सिडरी कंपनी, और ये सारी चीजें सर आपको फाउंडेशन में वैसे भी अभी पढ़ाया रहेगा। ठीक है, आपको फाउंडेशन से ये सारे डेफिनेशंस वैसे भी याद होने चाहिए, पर चलो फिर भी। ठीक है, अब सर मेरी बात सुनो। नेक्स्ट डेफिनेशन जो वापस आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा पर फिर भी हम वापस से डिटेल में पढ़ेंगे, वो है गवर्नमेंट कंपनी। एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कब कहलाती है? व्हेन इज अ कंपनी कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी? सो अ कंपनी will be called as government company where if more than 51% or equal to 51% shareholding is held either by central government or by state government or partly central government और partly state government। क्या कहा सर मैंने? एक कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी तब बोलेंगे। सर एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी है क्या? सर एलआईसी जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं सर, ये तो अभी लिस्टेड कंपनी हो गई ना। अरे गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या? गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। सर गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या? अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। वोटिंग पावर नहीं लिखा है सर, क्या लिखा है? ऑफ मोर देन 51%, नॉट लेस देन 51% लिखा है। मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो लॉ से डाइवर्ट ही नहीं करेंगे अपन लिखेंगे नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। सर वो भी तो सेम ही था ना, मोर देन इक्वल टू सेम ही था, पर फिर भी 51% से कम अगर शेयर होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है? पेड अप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बोथ, तो सर ये क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, एंड ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडेरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडियरी हो तो भी आप गवर्नमेंट कंपनी कहलाओगे। रुको जरा, सबर करो, बता रहा हूं क्या है सर गवर्नमेंट कंपनी मतलब। अ गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच not less than 51% of the paid up share capital is held either by central government or state government or partly by central government and one or more state government।
इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी हो तो भी आप गवर्नमेंट कंपनी कहलाओगे। अब सर मेरा आपको समझाने का एक ही तरीका, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। सर मेरे को बता देना कि तुमको ये एग्जाम्पल से समझ आया क्या। एक बार सुन लो, मैं आपको 3 केस देने वाला हूं, केस 1, केस 2, केस 3। शर्त लगा लो तुम केस 3 गलत करोगे, लगा रहे हो शर्त? है हिम्मत तो लगा लो सर केस 3 गलत करोगे। अगर है हिम्मत तो लगा लो शर्त गलत करोगे केस 3। एक्चुअली केस 4 कर देते, केस 4 पे लगा लो, ठीक है। कोई भी एक केस है सर, इसमें से आप गलत करोगे, जहां मेरा मन करेगा वहां डाल दूंगा, लगी शर्त? अच्छा, ब्रिंग इट ऑन। ठीक है सर, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ, लगा दी शर्त। सर एक कंपनी है, ठीक है, इसमें बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सर सेंट्रल गवर्नमेंट जब शेयर होल्ड करता है तो वो किसके नाम पे होल्ड होता है? किसी को पता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर होल्ड करता है तो वो शेयर्स किसके नाम पे होते हैं? मोदी जी के, कि प्रेसिडेंट के, कि अमित शाह के नाम पे? व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड शेयर्स ऑफ अ कंपनी, किसके नाम पे होता है वो? बीजेपी के, कि मोदी जी के, कि किसके, प्रेसिडेंट के नाम पे? सर बोलो ना, किसके नाम पे होता है? बच्चों बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब क्या? जब आप कोई शेयर्स होल्ड करते हो तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। हमारे जितने भी कंपनीज के, जैसे एलआईसी वगैरह हो गया, इट इज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब सर मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो कंपनी है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करता है 40%, और इसमें गुजरात गवर्नमेंट जो है वो होल्ड करता है 7%, और इसमें जो आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो होल्ड करता है 7%। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी? इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि सर इधर बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाई स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों का मिला करके आप देखोगे कि कितना आ रहा है, 54% आ रहा है, विच इज मोर देन 51%, सो इट इज डेफिनेटली अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है सर, वेरी गुड। ऐसा बच्चों जैसा सवाल हमको मत पूछो सर। क्या अभी अभी बच्चे हैं क्या? हम अभी बड़े हो गए थोड़ा। अच्छा ठीक है, चलो मैं तो बच्चों वाले ही सवाल पूछूंगा। सर अगर ये एक कंपनी है, इसमें अगर गुजरात गवर्नमेंट 50% स्टेक होल्ड करती है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर 10% स्टेक होल्ड करती है, क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है? इफ देर इज अ कंपनी वेयर देर इज नो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है ही नहीं, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट है जिसमें महाराष्ट्र है और गुजरात है, तो क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी? द आंसर इज yes, because why? either by central government और state government और partly by central government state government, मतलब मिला करके कोई भी गवर्नमेंट अगर होल्ड करता है तो इसको क्या कहोगे आप? सबसे ये कहोगे गवर्नमेंट कंपनी। तीसरा सर, मैं अगर आपको कहूं एलआईसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, एलआईसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, उस कंपनी ने 70% स्टेक होल्ड कर रखा है एक एबीसी लिमिटेड करके एक कंपनी में। एलआईसी एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसने 70% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड कर रखा है एबीसी लिमिटेड करके कंपनी में। मेरा सवाल है, क्या एबीसी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है? इस एबीसी लिमिटेड अ गवर्नमेंट कंपनी? चंद्रा स्पैम नहीं करो बेटा। इज एबीसी लिमिटेड अ गवर्नमेंट कंपनी? द आंसर इज यस। क्यों सर? बिकॉज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी। चलो यार तुम लोगों को आता है, जाने दो, लास्ट में फटाफट। एक कंपनी है, उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का 20% स्टेक है, स्टेट गवर्नमेंट का 20% स्टेक है, और एलआईसी का जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका 25% स्टेक है, तो क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है? जल्दी जल्दी सर, एक कंपनी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 20% स्टेक है, स्टेट गवर्नमेंट का 20% स्टेक है, और एलआईसी है जिसका 25% स्टेक है, तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? जल्दी बोलो केस 4 का आंसर। ध्वनि, उन्नति, राहुल, चंचल, बहुत सारे लोग जो यस बोल रहे हैं। द आंसर इज नो। सर आप ना सुन लो ध्यान से, गवर्नमेंट कंपनी बनने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो सीजी और एसजी मिला करके 51% से ज्यादा स्टेक होल्ड करते हैं, या आप सब्सिडरी हो। ये 2 अलग अलग तरीके हैं, ये दोनों एक तरीका नहीं है। इस एग्जाम्पल में क्या आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी हो? सर यहां पे गवर्नमेंट कंपनी तो एलआईसी है,
क्या LIC आप में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है? नहीं। तो आप गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी तो नहीं हुए, तो आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं बन सकते। दूसरा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला करके 51% या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं? नहीं, उन लोगों का टोटल सिर्फ 40% आया। तो सर आप दोनों तरफ से ही गवर्नमेंट कंपनी नहीं बन रहे हो। ये दोनों पॉइंट को मर्ज कर देते हैं हम लोग कभी कभी। हम लोग ये दोनों पॉइंट को कभी कभी मर्ज कर देते हैं। हम ये 25% शेयर होल्डिंग को भी इंक्लूड कर लेते हैं। पर सर शेयर होल्डिंग किसकी इंक्लूड करोगे? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की। ये LIC तो सर गवर्नमेंट कंपनी है ना। और जब गवर्नमेंट कंपनी की बात आ रही है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप सब्सिडरी हो। नहीं, सब्सिडरी नहीं हो तो छोड़ दो, उनको भूल जाओ। तो इस केस में आप जो हो, आप क्या हो? आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो। सर एक बार मेरे साथ गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ो। तुम लोग कहां से, प्रशांत कहां से फाउंडेशन करके आया बेटा? ये तो इतना बेसिक पॉइंट है गवर्नमेंट कंपनी का बेटा, कैसी बात कर रहा है? सर गवर्नमेंट कंपनी कैसे हो सकते हो? गवर्नमेंट कंपनी मींस any company in which not less than 51% of paid up share capital is held by central government or state government or partly by central government and partly by one or more state government. सर ये पहला पॉइंट हो गया। मेरे एग्जाम्पल को ध्यान रखते हुए बताओ, जो लास्ट में केस 4 का एग्जाम्पल मैंने दिया था, प्रशांत आपके लिए दोबारा समझा रहा हूं। जो केस 4 में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, क्या बोला था मैंने? सेंट्रल गवर्नमेंट 20% होल्ड करता है, स्टेट गवर्नमेंट 20% होल्ड करता है, LIC 25% होल्ड करता है। क्या आप ये मानते हो LIC गवर्नमेंट कंपनी है? हाँ सर LIC गवर्नमेंट कंपनी है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आप ये मानते हो LIC गवर्नमेंट कंपनी है? हाँ सर LIC गवर्नमेंट कंपनी है। तो LIC अगर गवर्नमेंट कंपनी है ना, तो क्या इस केस में आप गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय CG और SG। अगर 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी हेल्ड बाय CG और SG, क्या ये पॉइंट ट्रू हो रहा है? नहीं सर, CG 20% होल्ड करता है, SG 20% होल्ड करता है, तो टोटल 40% होता है। अब सर तो इस पॉइंट को ट्रू तो नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है? एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। क्या आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडरी हो? नहीं सर, LIC जो गवर्नमेंट कंपनी है वो सिर्फ 25% वोटिंग पावर होल्ड करता है, तो आप सब्सिडरी तो नहीं हो। हालांकि आप एसोसिएट कंपनी हो, पर वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, तो आप गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में आते ही नहीं हो। गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में आते ही नहीं हो। दिस इज व्हाट अ गवर्नमेंट कंपनी इज। सर अ वेरी इंपॉर्टेंट provision which you will always need till 10th your CA final also। ये बताओ समझ आया क्या? नहीं भूमिका बिल्कुल नहीं। ये एंड इंक्लूड्स है ना, एंड इंक्लूड्स है, तो बिल्कुल नहीं, एंड की जगह और नहीं आना चाहिए। एंड इंक्लूड्स है ना, एंड उसके बाद आप उसमें और क्या इंक्लूड कर लोगे वैसा लिखा है यहाँ पे। एंड मतलब दो कंडीशन करने नहीं बोल रहा है, एंड इंक्लूड्स बोला है, तो ये आपके गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन हो गया सर। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूं अगले। ये देखो यहाँ पे मैंने ऊपर ना बना के रखा है कि मैं तुमको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो अपना फर्स्ट लेवल तो खत्म हो गया। क्या सर अभी तक फर्स्ट ही लेवल खत्म हुआ क्या? अरे आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुमको टेंशन लेने का ही नहीं है। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, तुमको टेंशन लेने का ही नहीं है। अब मेरी बात सुनो सर, अब हम नया गेम खेलने वाले हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है सर। ऑथराइज्ड कैपिटल से लेकर के पेड अप शेयर कैपिटल तक मैं आपको एक फ्लो में समझाने वाला हूं। वापस आपने फाउंडेशन में पढ़ा है, पर मैं ये भूल जाऊंगा आपने फाउंडेशन में पढ़ा है। प्लीज एक बार सुन लो, पक्का कुछ नया सीख के जाओगे। कभी कभी ना टीचर्स, मेरे जैसे टीचर्स भी कभी कभी ना गलती से मिस्टेक हो जाती होगी, तो गलती से मिस्टेक में आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स की नहीं बच जानी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, सुन लो आराम से, ठीक है? सर, यस सर बोलो। सुनो सर, मैं आपको क्या समझाने वाला हूं? मैं आपको समझाने वाला हूं एक कंपनी ना दो तरह की होती है। एक कंपनी तीन तरह की हो सकती है। एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। सर ये क्या होता है? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। ये ना लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये ना लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्या मतलब सर? नहीं समझा, बताओ। सर मेरे को एक बात बताओ, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज के डेट पे कंपनी है, मस्त कंपनी है। किसी को पता है कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है? नहीं सर, हमको शेयर प्राइस वगैरह नहीं पता। हाँ नमन सर, नमन कह रहे हैं सर आई एम फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री, प्लीज भूल ही जाओ कि हमने फाउंडेशन में पढ़ा है। बेटा ये हम ना डायरेक्ट एंट्री में भी पढ़ते हैं, बीकॉम में भी पढ़ते हैं ये सारी चीजें, ठीक है? पर मैं वैसे भी भूल के पढ़ा रहा हूं, नहीं तो आज की क्लास होती ही नहीं, ठीक है? इतना लंबा तो आपको आपके फाउंडेशन वाले टीचर ने गवर्नमेंट कंपनी नहीं समझाया होगा जितना मैंने समझाया, ठीक है बेटा? अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। सर
सर रिलायंस इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी है, ठीक है, शेयर प्राइस आप लोगों को नहीं पता होगा। अब जब आप सीए इंटर क्लियर कर जाओगे तब थोड़े से आर्टिकलशिप में थोड़े गिन गिन के चुन चुन के पैसे आएंगे ना, उसमें से थोड़े गिन गिन के चुन चुन के जब आप मार्केट में लगाओगे तब आपको क्या मिलेगा, आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा। अभी के लिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। अब उस कंपनी के बाद बहुत सारे असेट्स होंगे, बहुत सारे लाइबिलिटीज होंगे। असेट्स मतलब क्या, कैश में है पैसे, बैंक में पैसे हैं, बहुत सारे लैंड्स है, बिल्डिंग्स हैं, इस तरह के असेट्स होंगे। लाइबिलिटी मतलब क्या, आपको किसी क्रेडिटर को पे करना है, आपको कहीं और पेमेंट करना है, बहुत सारे ऐसे लाइबिलिटीज होंगे। अब एक बात समझो सर, रिलायंस का अचानक से अगर धंधा हो जाता है खराब, रिलायंस का अचानक से अगर धंधा हो जाता है खराब और रिलायंस का डाउन फेज शुरू हो जाता है, रिलायंस डूबना शुरू हो जाती है, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं भैया हम रिलायंस को और नहीं चला सकते, हमको कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो जब कंपनी बंद करनी पड़ेगी तो आप क्या करोगे, आप कंपनी के सारे असेट्स को बेचोगे, सारे असेट्स को बेचोगे, जितने भी आपके पास जमीन है बेचोगे, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सब बेचोगे। उससे क्या आएगा सर, उससे आएगा कैश, और उस कैश से सबसे पहले आप लाइबिलिटीज पेमेंट करोगे। अब आप कैश से लाइबिलिटीज पेमेंट करोगे, जिनके जिनके पैसे चुकाओगे, और जब सबके पैसे चुक जाएंगे तो जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर लेकर के जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब क्या, जिसने कंपनी में पैसा लगाया था, अगर कुछ पैसा बच जाएगा तो वो कंपनी के पैसे लेके जाएगा। सर इसको हम कहते हैं वाइंडिंग अप का प्रोसेस। वाइंडिंग अप मतलब क्या, कंपनी को बंद किया, सारे असेट्स बेचे कंपनी के, सारे लाइबिलिटीज पे ऑफ किए, अगर पे ऑफ हो गए तो बढ़िया, नहीं तो पैसे नहीं बचे, पैसे बचे तो इक्विटी शेयर होल्डर को दे देना, नहीं बचे तो मत देना। अब क्या होता है सर, एक बात समझो, अगर कंपनी को बंद करना पड़ रहा है ना, अगर कंपनी को बंद करना पड़ रहा है ना, तो आप ये समझ ही लेना कि असेट्स उसकी लाइबिलिटी से कम है। मतलब अगर उसकी 100 रुपए की लाइबिलिटी है ना, तो 60 ही रुपए के असेट्स होंगे, ये समझ के चलना। वरना अगर 100 रुपए की लाइबिलिटी और 100 रुपए की असेट होती तो कंपनी बंद क्यों करना पड़ता, फिर तो कंपनी थोड़ा और चला सकते थे ना। पर नहीं, अगर कंपनी बंद करने की नौबत आ रही है तो ऐसा ही हाल होगा कि असेट लाइबिलिटी से कम है। मतलब अब जब सारे असेट्स आप बेच दोगे तो आपके पास आने 60 रुपए है, लेकिन आपको देना 100 रुपए। अब सर आपके पास 40 रुपए कम पड़ रहे हैं, आपके पास 40 रुपए कम पड़ रहे हैं, ये 40 रुपए कहां से आएंगे सर, ये 40 रुपए कहां से आएंगे, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है कि कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है कि अनलिमिटेड कंपनी है। सर अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो अनलिमिटेड कंपनी का मतलब यह होता है कि उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है ना, जो शेयर होल्डर्स है कंपनी की, उनके लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब क्या, उनकी लाइबिलिटी में कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब ये जो 40 रुपए है ना, ये पूरा का पूरा शेयर होल्डर से निकलवाएंगे। पर सर मान लो उसका शेयर होल्डर हूं मैं अकेला शेयर होल्डर हूं, मान लो बड़ा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, छोटे कॉन्सेप्ट पे मत ध्यान दो। ऐसा समझ लो मैं इकलौता शेयर होल्डर हूं, और आप बोल रहे हो 40 रुपए चाहिए मेरे को। बोलूंगा भाई 40 रुपए कहां से दूं, मेरे पास तो खुद के पास 10 रुपए। आपको अगर ये नंबर्स छोटे लग रहे हैं ना, तो आप ये समझ लो रुपीज इन करोड़, सारे रुपीज इन करोड़ की बात हो रही है। आप बोल रहे हो 40 करोड़ चाहिए, मैं बोल रहा हूं 40 करोड़ कहां से लाऊं भाई, मेरे पास तो है सिर्फ 10 ही करोड़। तो लॉ आपको पावर देता है कि मेरे खुद के जो पर्सनल असेट्स हैं, मेरे जो पर्सनल असेट्स है, मतलब मेरी जो कार है, मेरा जो घर है, ये सारी चीजें बेच करके आप ये 40 रुपए रिकवर कर सकते हो। क्यों सर, क्यों ऐसा, क्योंकि इस कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब शेयर होल्डर ने जब कंपनी शुरू किया था ना, मैंने जब शेयर होल्डर ने शुरू किया था ना, तो मैं सबको यही बोल रहा था, अरे तू टेंशन मत ले, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है कंपनी की, कल को तेरा 1 रुपया नहीं डूबेगा, कल को तेरा 1 रुपया नहीं डूबेगा, अगर तेरे पैसे कम पड़ेंगे ना तो मैं मेरा घर बेच के तेरे को पैसा दूंगा। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की थी मैंने, और मैंने अनलिमिटेड कंपनी बनाई थी। पर सर अनलिमिटेड कंपनी प्रैक्टिकली होती नहीं है, कंपनी हमेशा लिमिटेड होती है। कैसे लिमिटेड होती है सर, प्रैक्टिकली कंपनी हमेशा लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब क्या, मैंने जब कंपनी में इन्वेस्ट किया ना, मैंने जब रिलायंस में इन्वेस्ट किया ना, तो मैंने बोला मेरे को 10 शेयर चाहिए, और मैंने बोला 10 शेयर के पीछे मैं 2500 रुपए दूंगा बस, 10 शेयर के पीछे 2500 रुपए दूंगा बस। अब सर जब मैंने ये बस बोल दिया ना, तो इसके आगे कल को कंपनी डूबी, कंपनी गई, किसी क्रेडिटर का पैसा नहीं पे हुआ, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैंने बोला था लिमिटेड बाय शेयर्स, मैंने बोला था इतने पैसे दूंगा, मैंने पैसे दे दिए, मेरा काम खत्म। अगर सर मान लो मैंने बोला था कि मेरे को 10 शेयर चाहिए, तो कंपनी ने बोला एक शेयर 2500 रुपए का है, तो मैंने बोला अभी 1250 ले ले, बाद में अभी टेक 1250 rupees, later on if you need more take the another 1250 rupees, today I gave 1250 rupees and the remaining 1250 is due. In that case, if the company goes into winding up, it can call only this remaining 1250 rupees from me, इससे ज्यादा कुछ नहीं मंगवा सकती। मतलब मैंने जब 10 शेयर खरीदे थे, when I had bought 10 shares, I told them that I'll pay 2500 rupees, so only that much I am liable to pay, उससे ज्यादा मेरे को पे करने का ही नहीं है, मेरे को कोई बोल ही नहीं सकता। क्यों, बिकॉज द कंपनी इज लिमिटेड बाई शेयर्स, मेरे हिस्से का जितना शेयर्स है उसके पूरे पैसे मेरे को देने पड़ेंगे। द नंबर ऑफ शेयर्स दैट बिलोंग टू मी, आई विल हैव टू फुल्ली पे इट अप।
सर पहले ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ करता था, पहले, कि जब आपके एक शेयर होते थे, उसका फेस वैल्यू होता था ₹10, उसमें से आपने ₹5 कॉल कर लिया, फर्स्ट कॉल, उसके बाद ₹5 जो है वो आप सेकेंड कॉल में मंगवाओगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। आप अकाउंट्स में और डिटेल में पढ़ोगे, पढ़ोगे कि नहीं, हाँ या ना, बोलो ना। राइट तो सर पॉइंट ये है कि ये पहले के जमाने में हुआ करता था बेटा, ये आजकल ना सिर्फ थियरी में एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकली ये आजकल इतना एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं समझाऊंगा क्यों, बट पॉइंट ये है सर, लिमिटेड शेयर्स मतलब क्या होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब योर लाइबिलिटी इज ओनली टिल द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स। वंस यू फुल्ली पे योर शेयर्स यू आर नॉट लाइबल फॉर अ सिंगल अमाउंट। पर सर फिर लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? Limited by guarantee is a concept which is generally used for not for profit organizations. सर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब क्या, जिस कंपनी का उद्देश्य ये नहीं है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, द ऑब्जेक्टिव इज टू डू अ स्मॉल बिजनेस, अर्न द प्रॉफिट एंड यूज दैट profit again and again for growing the business. So the intention is not to make profit, the intention is to they have a motive in mind. For example education कर रहे हैं, for example religious का कुछ cause कर रहे हैं, that there could be multiple reasons. तो सर ये जो not profit organization होते हैं ना, not for profit organization, अब मान लो इनको एक कंपनी बनानी है, तो कंपनी में सबसे पहले शेयर होल्डर कौन बनेंगे सर? तो लॉ ने बोला तुमको शेयर होल्डर वाला कॉन्सेप्ट बनाएंगे ही नहीं हम, तुम लोग जो कंपनी बनाओगे ना उसको एक अलग कंपनी बनाएंगे, लिमिटेड बाय गारंटी। उसमें तुम बस 4-5 लोग आना, 4-5 लोग आकर के मेंबर्स बनना, और तुम लोग ना एक बहुत छोटी अमाउंट की, बहुत नॉमिनल सा अमाउंट का, बहुत तुच्छा सा अमाउंट का आप क्या दे देना, गारंटी। तुच्छा सा अमाउंट का आप क्या दे देना, गारंटी, कि भैया कल को अगर कंपनी बंद हो जाती है ना, मान लो हम 500 रुपए देंगे या मान लो हम 1000 देंगे, ये बस एक फॉर्मेलिटी है सर। इस तरीके से क्या होता है, आप एक कंपनी बना रहे हो विच इज लाइबल लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब क्या, जितना आपने गारंटी दिया है, जितना आपने गारंटी दिया है सिर्फ उतने तक के लिए लाइबल हो आप, उससे ज्यादा लाइबल नहीं हो। जितना आपने गारंटी दिया है सिर्फ उतने अमाउंट के लिए लाइबल हो, उससे ज्यादा अमाउंट के लिए लाइबल नहीं हो। ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सर क्या बोला मैंने, व्हाट डिड आई से? अरे बोलो, कोई साउथ के स्टूडेंट है, मैं इधर हिंदी बोल सकता हूं, तेलुगु बोल सकता हूं, मारवाड़ी बोल सकता हूं, नहीं गुजराती नहीं बोल सकता, इंग्लिश बोल सकता हूं, तुमको किस में समझेगा, ओडिया बोल सकता हूं, तुमको किस में समझेगा बताओ, बोलो। सर लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या, अगर आप लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं बनाना चाहते, क्यों, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, अगर आप अनलिमिटेड कंपनी बिल्कुल नहीं बनाना चाहते तो आप क्या कंपनी बनाओगे, आप बना सकते हो लिमिटेड बाय गारंटी। उसमें आप क्या करोगे, एक छोटा सा अमाउंट का आप गारंटी दे देना, गिव अ अमाउंट फॉर गारंटी फॉर स्मॉल अमाउंट एंड यू विल बी लायबल ओनली फॉर दैट मच अमाउंट, यू विल बी लायबल ओनली फॉर दैट मच अमाउंट। मैंने पूछा नहीं तुमको, तुम्हारे रिक्वेस्ट कन्नड़, तेलुगु, मारवाड़ी, उड़िया, गुजराती सब बोल दो। हाँ నాకు తెలుగులోని మాట్లాడడం వచ్చు కొంచెం కొంచెం, सिंधी, सिंधी आती थी भूल गया, बहुत दिन से प्रैक्टिस छूट गया तो भूल गया। हर्षिता आप सिखा देना। यार ये पहली बार मैंने ऐसा सरनेम देखा, सरनेम है सरवानी, सरनेम है सरवानी। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों को ये आनी से क्या प्यार है? मेरे कितने दोस्त हैं, फुंदनानी, केशवानी, पता नहीं कितने सारे दोस्त हैं। इंग्लिश, चलो सर, चलो सरवानी पहली बार देखा मैंने। सुनो दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कंपनी तीन तरह के होते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ये तीन अलग अलग तरह के कंपनी है। ये समझाने का मोटिव क्या था सर? ये समझाने का मोटिव ये था कि अब हम बात करेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करेंगे तो सर जब आप एक कंपनी फॉर्म करते हो ना विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, जब आप एक कंपनी फॉर्म करते हो विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, आपको ना पूरा शेयर कैपिटल का टेबल बनाना पड़ता है, आपको पूरा शेयर कैपिटल का टेबल बनाना पड़ता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर कि आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है। सबसे पहला सवाल यह आता है आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है। सर ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब आप कितना शेयर कैपिटल इशू करने की अथॉरिटी रखते हैं। अगर आप मेरे को बोलोगे, आज मैं एग्जांपल लेता हूं टाटा मोटर्स का, टाटा मोटर्स की बात करेंगे अपन, टाटा मोटर्स की बात करेंगे, कोई पूछे टाटा मोटर्स का ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, मान लो मैंने कहा टाटा मोटर्स का ऑथराइज शेयर कैपिटल है ₹10,000 करोड़, रुपीज इन करोड़ है, 10,000 करोड़ तक का शेयर इशू कर सकते हैं। सर ये टाटा मोटर्स को ये अथॉरिटी कौन देता है? जब टाटा मोटर बना होगा ना, तो टाटा मोटर ने जाकर के आरओसी में एप्लीकेशन दिया होगा कि मेरे को कितने शेयर्स इशू करने हैं, तो उसने बोला मेरे को 10,000 करोड़ तक के शेयर्स इशू करने हैं, तो उतना पावर आरओसी ने उसको दे दिया।
अब सर जितना ज्यादा आपका शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, उतनी ज्यादा आपको फीस भरनी पड़ती है, उतनी ज्यादा आपको फीस भरनी पड़ती है। और सर फिर ये जो ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है, इसको आप अपने मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में भी लिखते हो। सर ये मेमोरेंडम आर्टिकल्स क्या होते हैं? रुको जरा, सबर करो, समझाएंगे, कहां जाएंगे। अब मेरी बात सुनो सर, तो सबसे पहले हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना हुआ? 10,000 करोड़ का। अब सर ये क्या है ऑथराइज शेयर कैपिटल? हिंदी में सुनो, हिंदी में ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब उतना शेयर कैपिटल जितना मैं मार्केट में इशू कर सकता हूं, बिना किसी और परमिशन के मैं इतना पैसा तो मार्केट में निकाल सकता हूं। पर अब टाटा मोटर्स ने बोला पूरा का पूरा क्यों इशू करना है यार, एक काम करते हैं, 9,000 करोड़ का शेयर कैपिटल अपन इशू करते हैं। मतलब बोले चलो मार्केट में जाते हैं और 9,000 करोड़ रुपए उठाने की कोशिश करते हैं, वो हो जाएगा मेरा इशूड शेयर कैपिटल, कि मेरे टोटल अथॉरिटी में से मैंने कितना इशू किया, टोटल अथॉरिटी में से कितना इशू किया। अब सर इसको कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। मतलब आपने मार्केट में बोला मैं 9,000 करोड़ रुपए के अपने शेयर्स देने के लिए तैयार हूं। अरे भाई तुम 9,000 करोड़ के शेयर्स देने के लिए तैयार हो, पब्लिक 9,000 करोड़ लेने के लिए तैयार है क्या? पब्लिक 9,000 करोड़ लेने के लिए तैयार है क्या? पब्लिक ने बोला नहीं, हम लोग इतने लोग ही नहीं है, हमको 9,000 करोड़ चाहिए ही नहीं, हम सिर्फ 5,000 करोड़ देने के लिए तैयार हैं, हम सिर्फ 5,000 करोड़ शेयर्स लेना चाहते हैं। इसको कहते हैं सर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। आपने जितना इशू किया उसमें से कितना सब्सक्राइब हुआ उसको कहते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। मान लो 9,000 करोड़ में से सिर्फ 5,000 करोड़ सब्सक्राइब हुए, तो हमने बोला चल ठीक है भाई, 5,000 करोड़ तो 5,000 करोड़ ही से 5,000 करोड़ हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। अब सर एक बात सुनो, सर ये ना मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं थियोरिटिकल है, ऐसा प्रैक्टिकल में बिल्कुल नहीं होता। प्रैक्टिकल में सेबी आके बैंड बजा देता है तुम्हारी, सेबी आके बैंड बजा देता है कि तुमने अगर 9,000 करोड़ मांगा है ना, पब्लिक तुमको 9,000 करोड़ देगी तभी बात करना, वरना वापस यू टर्न लेके चल दियो। अगर तुम 9,000 करोड़ मांग रहे हो, पब्लिक तुमको 9,000 करोड़ सब्सक्राइब करेगी तभी आगे बात करना, वरना कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन तो होना ही चाहिए। मतलब 8,100 करोड़ का तो सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए, वरना यू टर्न लेके अंदर चले जाइयो। तो पर सर अभी हमारे एग्जाम के लिए सिंपलिसिटी के लिए हम ये समझ रहे हैं, पब्लिक इज सेइंग बॉस आई वी डोंट हैव 9,000 करोड़। पब्लिक मतलब कौन सर? हम ही लोग मिल करके, इतने सारे लोग हम बोल रहे हैं भाई किधर से पैसा लाए, इतना पैसा है ही नहीं, हम सब मिला करके 5,000 करोड़ ही दे सकते हैं। तो सर इसको कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अब जब सब्सक्राइब कैपिटल 5,000 करोड़ हो गया, तो हमने बोला 5,000 करोड़ तो चाहिए, पर आज पूरे के पूरे नहीं चाहिए। हमने बोला हम अभी अभी 2,500 करोड़ मांग लेते हैं, बाद में हम 2,500 करोड़ और मांग लेंगे। तो इसको कहते हैं सर कॉल्ड अप कैपिटल, और इसको कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। हमने बोला अभी 2,500 करोड़ मंगवा लेते हैं, बाकी 2,500 करोड़ बाद में मंगवा लेंगे। तो इसको कहते हैं सर कॉल्ड अप कैपिटल, इसको कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। अब सर हमने मंगवाया 2,500 करोड़, लेकिन सामने वाले में से कोई ना कोई तो नमूना निकलेगा ना, तो बोलेगा अच्छा सही में पैसा देना था क्या, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे को तो लगा बस फॉर्म भर के दे रहे हैं तो मैं फॉर्म भर के दे दिया, पैसे वैसे नहीं दूंगा मैं। तो सर 2,500 करोड़ में से ऐसा हो सकता है कि आपका जो पेड अप कैपिटल है ना, पेड अप कैपिटल है ना, वो सिर्फ 2,000 करोड़ है, बाकी जो 500 करोड़ है ना, वो आपका कॉल्स इन अरियर्स है। कॉल्स इन अरियर्स मतलब क्या? आपने पैसे मंगवाए पर उसने पैसे नहीं दिए, तो अरियर हो गया, ड्यू हो गया, तो इसको कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स। ये है सर आपका पूरा स्ट्रक्चर। ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब क्या? जितना आपका टोटल कैपिटल होता है, जितना आप मैक्सिमम इशू कर सकते हो, उससे ज्यादा इशू करने के लिए फिर आरओसी से परमिशन लेना पड़ेगा। इशूड शेयर कैपिटल मतलब क्या? अपने ऑथराइज में से कितना आपने मार्केट में निकालने की कोशिश की। सब्सक्राइब्ड मतलब क्या? कितना लोगों ने लिया। उसके बाद कॉल्ड मतलब क्या? जिन्होंने सब्सक्राइब किया उसमें से कितना पैसा आपने मंगवाया। और पेड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या? जितना मंगवाया उसमें से लोगों ने कितना पे किया। यह आपका पूरा प्रोविजन होता है सर। सर क्या ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट बाद में इंक्रीज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली श्रेय, एब्सोल्युटली इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है सर, अब मैं एक बात बताऊं क्या, ये जो है ना ये थियोरिटिकल है, प्रैक्टिकली कैसा हो गया पता है? प्रैक्टिकली ऐसा हो गया आज के डेट में कि अगर आप 9,000 करोड़ का शेयर कैपिटल इशू करते हो ना, तो जब आप एप्लीकेशन देते हो ना, तभी पूरा 9,000 करोड़ ब्लॉक हो जाता है। मतलब अगर मान लो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, उसने अगर 9,000 करोड़ का मार्केट में ऑफरिंग लाया, तो मेरे को अगर उसमें पार्टिसिपेट करना है ना, तो मेरे को मेरे हिस्से का पूरा पैसा आज ही देना पड़ेगा, पूरा पैसा आज ही देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली आज के डेट में इशूड शेयर कैपिटल इज इक्वल टू सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड शेयर कैपिटल इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल आज के डेट में प्रैक्टिकली। ठीक है सर, समझे सर?
ये आज के डेट का प्रैक्टिकल है, बट क्या आपको ब्रॉडली समझा ये सारा कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? अब सर मेरे को ये आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस में मैं आपको वोटिंग पावर समझा पाऊंगा, इसी के बेसिस में मैं आपको वोटिंग पावर समझा पाऊंगा। ध्यान से समझना सर, मैं एक कदम आगे जा रहा हूं और आपको वोटिंग पावर समझा रहा हूं एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, टाटा मोटर्स। अब सर मैं आपको ना पहले गूगली खेलते चलो। सबसे पहले सर गूगल में एक चीज सर्च करते हैं, टाटा मोटर्स शेयर प्राइस। सर मैंने सर्च किया टाटा मोटर्स शेयर प्राइस, तो मेरे को कितना दिखा रहा है? 417 रुपीज। 400। सर यहां तक तो आपने फाउंडेशन में सीखा था, अभी मैं आपको इंटर के लेवल पे ला रहा हूं, अभी मैं आपको इंटर के लेवल पे ला रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना दोस्त। ये वाली चीज अगर नहीं समझे ना तो आगे कंफ्यूज होते रहोगे, भाई वोटिंग पावर क्यों लिखा है, पेड अप शेयर कैपिटल क्यों लिखा है। एक बार समझ जाओ सर, एक बार समझ जाओ यार। आप नेक्स्ट लेवल समझाते हो, नेक्स्ट लेवल समझाता हूं कि पता नहीं, अब मैं आपको एक लेवल ऊपर लेके जा रहा हूं, एक बार समझ जाओ यार, एक बार यार सुनो ना। सर टाटा मोटर्स का नाम ऐसा क्यों आ रहा है, टाटा मोटर्स लिमिटेड? सर प्रैक्टिकल है यार, प्रैक्टिकल। अभी तुम लोग भले शेयर मार्केट नहीं कर रहे हो, लेकिन आगे जाके जिंदगी में उसी में घुसना है, तो दो ज्ञान तो ले लो। क्या कमी है, क्या फर्क पड़ता है, बैठे हो, आए हो, सुन रहे हो, कुछ अच्छा समझ ही लो। सर टाटा मोटर्स में इन्होंने नाम क्या लिखा है, टाटा मोटर्स लिमिटेड फुल्ली पेड ओआरडी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या लिखा है? फुल्ली पेड ओआरडी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स। कितने रुपए का है सर? 417 रुपए का। मतलब अगर मैं जाकर के टाटा मोटर में एक शेयर खरीदना चाहता हूं तो मेरे को अपने जेब से 417 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ गए, इसमें क्या बड़ी बात थी। अब मैं टाटा मोटर्स के आगे तीन शब्द डाल रहा हूं, टाटा मोटर्स TVR, और मैंने किया सर्च, और इसने कर दिया कचड़ा। सर ये है टाटा मोटर्स DVR, ठीक है। इसका शेयर प्राइस देखो 202 रुपए है? सर अभी अभी हमने देखा टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 417 रुपए था, यहां पे 202 रुपया हो गया। ये क्या बकवास है, ये क्या बात है? सर ये दोनों शेयर टाटा मोटर्स के ही है ना? हाँ सर ये दोनों शेयर्स टाटा मोटर्स के ही हैं। एक है ऑर्डिनरी शेयर्स, एक है DVR शेयर्स। DVR मतलब क्या? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स। तो एक है ऑर्डिनरी शेयर्स जो 417 रुपए का है, और एक है DVR जो 202 रुपए का है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला शेयर सस्ता है। क्या सीन है सर, समझना ध्यान से। टाटा मोटर्स जो कंपनी है ना, समझो ध्यान से समझो, एकदम आराम से समझ आ जाएगा। टाटा मोटर्स जो कंपनी है ना, मान लो पहले उसमें शेयर कैपिटल कैसा हुआ करता था, उसमें शेयर कैपिटल हुआ करता था 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना रुपया हो गया ये हो गया 1 लाख। 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। और सर ये 10,000 शेयर्स कौन होल्ड करते थे? मान लो इसको रतन टाटा जी होल्ड करते थे। कौन होल्ड करते थे? रतन टाटा। और क्या था सर? एक शेयर पे एक वोट था, एक शेयर पे एक वोट था, एक शेयर पे एक वोट था। 10,000 शेयर पे 10,000 वोट थे। अब क्या हुआ सर, 1 लाख रुपए में टाटा मोटर्स तो चलेगी नहीं। अब रतन टाटा जी को चाहिए और पैसे, तो रतन टाटा जी ने सोचा कि हम क्या करते हैं, 20,000 शेयर्स और इशू कर देते हैं ₹10 वाले। तो कितने रुपए आ जाएंगे हमारे पास? 2 लाख रुपए। 20,000 शेयर इशू कर देते हैं 10 रुपए वाले, तो हमारे पास 2 लाख रुपए और आ जाएंगे। पर मेरे को एक चीज सोचा रतन टाटा जी ने कि भाई अगर ये 20,000 शेयर हमने इशू कर दिया, तो ये जो 20,000 शेयर है, मान लो शुभम खरीद लेते हैं, मान लो शुभम खरीद लेते हैं, तो अभी शुभम के पास 20,000 वोट्स आ जाएंगे, पर मेरे पास तो सिर्फ 10,000 वोट रहेंगे। तो कल को जितने भी जनरल मीटिंग में हम डिसीजंस लेंगे, सर जनरल मीटिंग क्या होता है, डिसीजन क्या होता है, वो छोड़ दो, तुम बनिए के जैसा सोचो, मारवाड़ी के जैसा सोचो। मेरा धंधा है, मेरा धंधा है, 10,000 रुपए मैंने लगाया है, 10,000 रतन टाटा जी ने लगाया है, और कोई आके शुभम आके बोल रहे 20,000 और लगाऊंगा, तो ऑब्वियस ही बात है ना, शुभम के पास ज्यादा शेयर होल्डिंग आ जाएगी, शुभम के पास ज्यादा पावर आ जाएगा। तो कल के सारे डिसीजन में शुभम ज्यादा होशियारी मारेगा, क्योंकि शुभम तो मेजोरिटी से ज्यादा हो गया। तो सर यहां प्रॉब्लम यह है कि पैसे तो चाहिए, लेकिन मेरे को कंट्रोल नहीं देना है। तो तुम क्या करोगे पता है? तो तुम एक नया क्लास ऑफ शेयर्स इशू करोगे, नया क्लास ऑफ शेयर्स जिसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होंगे। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब क्या सर? एक होता है ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर में हमेशा 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। बट अगर तुम उससे डिफरेंट करके कोई नया शेयर्स निकाल रहे हो जिसमें वोटिंग राइट अलग है, तो उसको कहते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स। तो यहां पे आप क्या बोलोगे पता है? शुभम तेरे 10 शेयर के पीछे ना तेरे को हम 1 वोट देंगे। तेरे हमारे पास जो शेयर्स है उसमें 1 शेयर के पीछे 1 वोट है, लेकिन तेरे 10 शेयर के पीछे 1 वोट देंगे।
तो शुभम बोलेगा मैं क्यों लूंगा भाई? अरे तू इसलिए लेगा क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर का प्राइस 417 रुपया है, लेकिन जो तेरे को डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला दे रहे हैं ना, वो हम तेरे को सस्ते में दे देंगे, हम तेरे को 202 रुपए में दे देंगे। क्यों सस्ते में दे रहे हैं हम तेरे को? क्योंकि तेरे को उसमें वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, तेरे को उसमें सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट करने मिलेगा, तेरे को कंपनी में ज्ञान देने नहीं मिलेगा, तेरे को सिर्फ इन्वेस्ट करने मिलेगा। तो शुभम बोलेगा हाँ ठीक है ना, मैं वैसे भी कौन सा पार्टिसिपेट करने वाला हूं, सस्ता लो ना। तो सर इस तरीके से आप क्या करते हो, डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स क्रिएट करते हो। इससे सर एक पॉइंट समझो, अब क्या हुआ मेरी बात समझना। पहले केस ये था कि आपने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए थे, जिसमें आपके 10,000 शेयर्स थे रतन टाटा जी के पास ऑफ ₹10 ईच, तो आपके पास 1 लाख शेयर्स था। लेकिन सर इसमें वोट्स कितने थे टोटल? इसमें वोट्स थे 10,000। तो आपका टोटल वोट कितना था? आपका टोटल वोट था 10,000। ये था ओरिजिनल सिनेरियो सर। उसके बाद आपने क्या किया, आपने क्लास ए करके एक शेयर इशू किया, जिसमें आपने 20,000 शेयर इशू किए ऑफ ₹10। तो आपका टोटल हो गया 2 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल। सर ये आपका पेड अप शेयर कैपिटल है, पहले 1 लाख था, अब 2 लाख मिलाने के बाद आपका पेड अप शेयर कैपिटल हो गया 3 लाख। पर सर आपके जो वोट्स है ना, आपके जो वोट्स है ना, वो 20,000 से नहीं बढ़े, 20,000 वोट से नहीं बढ़े। हमने क्या बोला, 10 शेयर्स इज इक्वल टू 1 वोट। तो 20,000 शेयर्स इज इक्वल टू 2,000 वोट्स, तो आपको सिर्फ 2,000 वोट्स मिले सर। और जो आपका रिवाइज्ड वोटिंग पावर है वो अब 10,000 की जगह 12,000 हो गया। तो सर एक बात समझना, ये जो शुभम है ना, ये जो शुभम है ना जिसने 20,000 शेयर्स खरीदे, उसके पास पेड अप शेयर कैपिटल का कितना पोर्शन है? उसके पास पेड अप शेयर कैपिटल का 2 आउट ऑफ 3 लाख, मतलब 66.67% है ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पर उसके पास वोटिंग पावर का कितना परसेंट है सर? उसके पास वोटिंग पावर का 2 आउट ऑफ 12, 2 आउट ऑफ 12 मतलब 1 आउट ऑफ 6। 1 आउट ऑफ 6 कितना होता है भाई? अरे 1 आउट ऑफ 6 कितना होता है? 16.67% ऑफ वोटिंग पावर है। तो सर समझो पेड अप शेयर कैपिटल का परसेंटेज कैसे अलग होता है और वोटिंग पावर का परसेंटेज कैसे अलग होता है। इसलिए जब हम एसोसिएट और सब्सिडरी बनाने की बात करते हैं ना, हम वोटिंग पावर पे फोकस करते हैं, ना कि पेड अप शेयर कैपिटल पे। हम वोटिंग पावर पे फोकस करते हैं, ना कि शेयर पेड अप शेयर कैपिटल पे। तुम लोग क्या करते हो मैं बताता हूं आपको, राम और बाकी लोग जो लोग हो, तुम लोग क्या करते हो, तुम लोगों को एक चीज नहीं समझता कि जब तुमको कोई डाउट आता है, उस डाउट को जब तुम टाइप करते हो तो मेरी आगे की कुछ चीजें मिस कर देते हो, फिर उसमें क्लैरिटी नहीं आता है, फिर डाउट आता है, फिर क्लैरिटी नहीं, फिर डाउट आता है, लूप में फंस जाते हो तुम। तुमको जो डाउट आया ना, उसको एक बार होल्ड कर लो, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। जब मैं रुक जाऊंगा, जब मैं ब्रेक दूंगा, जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, तब वो डाउट को लेकर के आना, क्योंकि मोर लाइकली देन नॉट तुम्हारा जो डाउट तुमने रोक के रखा है ना, मैं समझाने के दौरान आपको समझा ही दूंगा। समझे? तो प्लीज आप जो इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखते हो अपने क्वेश्चन पूछने के लिए, उसमें आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। 2 लाइन तो कम से कम सुनी होगी जब आप टाइप कर रहे थे। वो 2 लाइन में मैं आपको एक चीज तो समझ आ गया होगा, पते की बात ही करता हूं, बकवास तो मैं करता नहीं हूं। तो वो 2 लाइन छूट गए, अभी वापस उस पर डाउट आएगा। तो इसलिए टाइपिंग इतना मत करो जब मैं समझा रहा हूं। मैंने इतना भारी कॉन्सेप्ट समझाया है तुमको कि पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले रुक जाओ, सबसे पहले वो लोग बोलो जिनको एक बार में समझ आ गया। सबसे पहले वो लोग बोलो जिनको समझ आ गया। मैं ब्रेक दूंगा थोड़ी, बस 2 मिनट में। किनको किनको समझ आ गया बोलो हाँ। पेड अप शेयर कैपिटल में और वोटिंग पावर में डिफरेंस क्या होता है सर? गुड। अब जो लोग समझ गए और जो लोग नहीं भी समझे, तुम लोगों के लिए एक और मौका प्लस समथिंग इंटरेस्टिंग। ये सर ये टाटा मोटर्स का एनुअल रिपोर्ट है। ये टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स एनुअल रिपोर्ट बनाती है। टाटा मोटर्स एनुअल रिपोर्ट बनाती है। एनुअल रिपोर्ट मतलब पूरे साल का परफॉर्मेंस के बारे में बताती है। ये उनका एनुअल रिपोर्ट है और उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का एक नोट इन्होंने डाल रखा है। ये प्रैक्टिकल चीज है सर। ये देखो 31 मार्च 2021, पिछले साल जो 31 मार्च था उसका रिपोर्ट है। क्या है सर? ऑथराइज शेयर कैपिटल टोटल कितना है? 4,000। ये है रुपीज इन करोड़। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल इनका 4,000 करोड़ का है और इसको इन्होंने देखो 800 करोड़, 200 करोड़ और 3,000 करोड़ में स्प्लिट करके लिया है। पहले इन्होंने बोला 4 करोड़ ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करेंगे हम ₹2 का, 4 करोड़ ऑर्डिनरी शेयर्स। फिर उसके बाद इन्होंने कहा 1 करोड़ ए क्लास ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करेंगे। सर ये नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स है, ये ए क्लास का ऑर्डिनरी शेयर्स है, वो ₹2 का है, इसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स आ जाएगा। और उसके बाद इन्होंने बोला हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, एक बार के लिए प्रेफरेंस शेयर को इग्नोर कर दो। तो सर इन्होंने 2 क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स बोला। उसके बाद इन्होंने
4,000 करोड़ में से इन्होंने कितना इशू कर रखा है? 7,765.91 करोड़। कितना? 765.91 करोड़। उसमें सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कितना है? 765.76 करोड़। थोड़ा सा कम ही है सर। देखो, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम सब्सक्राइब हो रखा है। 765.91 करोड़ के सामने 765.76 करोड़ है। ये आपका सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप। मतलब इतना लोगों ने प्रॉमिस किया था और इतना आप लोगों ने अपने लोगों से मंगवा लिया, लेकिन कितना कॉल्स अनपेड है? आपका कॉल्स अनपेड भी है कुछ 0.00। सर ये 0.00 क्यों है? क्योंकि इन करोड़ बात कर रहे हैं ना, तो अमाउंट मान लो 1,000 रुपए या 2,000 रुपए, तो वो ढंग से आ नहीं रहे, पर इन्होंने नीचे स्टार बना के कहीं लिखा होगा। और पेड अप कितना है सर? पेड अप आपका बाकी 765.76 करोड़ है। और सर फोरफीटेड शेयर्स छोड़ दो, और ये आपके मूवमेंट है, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। बट सर देखो, ऑथराइज शेयर कैपिटल उसमें इशूड कितना है, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कितना है। अब सर ये देखो, यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, राइट्स, प्रेफरेंस एंड रेस्ट्रिक्शन अटैच टू शेयर्स। जो आपने शेयर्स इशू किया उनका क्या राइट्स है? एक बार ये फर्स्ट वाले पॉइंट का फर्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ो, एक बार आराम से पढ़ो, आपको स्क्रीन दिख रही है। ऑर्डिनरी शेयर्स और ए ऑर्डिनरी शेयर्स बोथ में क्या डिफरेंस है, एक बार पढ़ो। द कंपनी हैज टू क्लासेस ऑफ शेयर्स, दो अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड द ए ऑर्डिनरी शेयर्स, दोनों 2 रुपए का है। इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी ऑर्डिनरी शेयर्स, मतलब जो फर्स्ट क्लास ऑफ शेयर्स है, voting rights shall be in the same proportion as the capital paid up on such ordinary shares peer to the total paid up ordinary share capital। मतलब जितना शेयर कैपिटल में आपका हिस्सा है उतना आपको वोटिंग राइट्स मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ एवरी ए ऑर्डिनरी शेयर्स, if any resolution is put to vote at any general meeting of the shareholders, the holder shall be entitled to 1 vote for every 10 ordinary shares। आप अगर 10 शेयर होल्ड करते हो तो आपको 1 वोट मिलेगा एज पर द टर्म्स ऑफ इट्स इशू। सर ये दोनों शेयर्स में डिफरेंस है, ये दिख रहा है आपको? ये जो क्लास ऑफ शेयर्स है ना, ये क्लास, ये ऑर्डिनरी है, ये क्लास ए है। ये जो 4 करोड़ शेयर्स है, तो 4 करोड़ शेयर्स पे आप समझ लो 4 करोड़ वोट्स मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 1 करोड़ शेयर्स है, तो 1 करोड़ पे आप समझ लो आपको सिर्फ 10 लाख का वोट्स मिलेगा, नॉर्मल वोट मिलेगा, 10 शेयर के पीछे 1 वोट मिलेगा। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है सर। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन पेड अप शेयर कैपिटल एंड वोटिंग पावर। Okay, so next time you see percentage of voting power or percentage of paid up share capital, your concepts will be very clear as to कहना क्या चाहते हो। ठीक है, चलो guys, we will take a break and I'll see you after 15 minutes। I'll see you after 15 minutes। It's 7:06। I'll see you sharp at 7:20। Okay, take a break, see you, bye bye।